नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज, यानी आरकेबी, और मैं हूं उस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं कहाँ हैं? नेशन नाउ पर। और नेशन नाउ हमेशा हमेशा आपके साथ और हमेशा ही आपके साथ रहेगा। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय, जय हिंद। जय हिंद। To all our viewers in China, ni hao. To all our viewers in Japan, konnichiwa. Pradeep ji. Hamaria ko jambo to our viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. Wherever they speak Swahili. And in case you haven't subscribed to the channel, please do so. Subscribe करें please channel को. When you click to that icon, subscribe, you subscribe to the fastest growing channel of the nation, Nation Now. Nation Now. And so Pradeep ji, December 19 has come and gone. The Bharatiya Janata Party is now taunting Prithviraj Chavan. कि क्या हुआ भाई? मोदी जी तो अभी भी यही हैं। और तो और छोड़िए, मोदी जी आगे भी रहेंगे। और तो और छोड़िए, 2029 के चुनाव में भी मोदी जी वापस आएंगे प्रधानमंत्री के रूप में। Yes, बिल्कुल सर। चौहान साहब भाग गए हैं, पता नहीं कहाँ हैं अभी। I mean, why do people make some irrational, baseless, and defamatory kind of a statement? Yes. Without any facts. It not only ridicules but drops their status. But जब डेट पे हुआ कुछ नहीं पता नहीं है. What reason? I mean, Prithviraj Chavan was considered at least not a nuisance leader. He was considered a person who doesn't bureaucratic, a thorough bureaucrat. But आज he made a fool of himself. I mean, जरूरत क्या? और इस किस्म की भाषा का इस्तेमाल करना, ये सब बोलना, हमारी फौज के खिलाफ बोलना, ये कहता है, ये कहना कि एयरफोर्स को पराजित कर दिया पाकिस्तान ने, that the Air Force lost in the very first half hour of the war. मतलब frankly, I think there should be a case against him. He should be sent to jail. That's my opinion. कि भाई क्या तू बता दो सही, क्या कहाँ से तेरे को ये खबर मिली है, बोलना। मैं तो ये मान करके चलता हूँ, आप हमारी फौज के खिलाफ बोल रहे हैं, इंडियन एयरफोर्स के खिलाफ बोल रहे हैं, इंडियन आर्मी के खिलाफ बोल रहे हैं, मतलब पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं आप, ये क्या मतलब हुआ? दिस इज नॉनसेंस, utter nonsense. To stay in reckoning in local politics, you can use any slanderous, kind of slogan or language and be there in news for a few days. But then ultimately, you become a joke. देखिए साहब, संजय राउत जी का तो मान सकते हैं, संजय राउत जी का तो काम यही, उनको काम यही दिया गया है कि भाई हर रोज सुबह सुबह आइए, ये सब चीज उल्टा सीधा बोलिए और फिर उसके बाद जाइए। लेकिन पृथ्वीराज चौहान साहब इस किस्म की भाषा का इस्तेमाल करते हुए, absolutely terrible. Even local Congress leaders find it difficult. Like yesterday, Dr. Dhoni found it very difficult. Very difficult to defend such a thing. मतलब ये क्या है? एप्स्टीन फाइल्स वहाँ पे रिलीज हुई हैं अमेरिका में December 19 को। आपने जेफरी एप्स्टीन का जिक्र नहीं किया, मानते हैं, but the only thing that one can relate to December 19 is the Jeffrey Epstein files. और उसके साथ में मैं I think I'll say this in front of Dr. Aviral Malik. Let's go straight to him. इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर अविरल मलिक हैं and the other two guests will join us very very shortly. Let's go straight across to him. Can we go to our guest please? Right. अविरल मलिक साहब, जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम सर। सर वंदे मातरम, कैसे हैं सर आप? जी नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम। भारत माता की जय, जय हिंद। डॉक्टर अविरल मलिक साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मुझे बड़ा अजीबोगरीब लगता है, एक तो पृथ्वीराज चौहान साहब जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, मुख्यमंत्री रहे महाराष्ट्र के, MOS to PMO रहे हैं सर, उन्होंने जो उल्टा सीधा बोला, एक तो मोदी जी के बारे में और उसके पहले हमारी एयरफोर्स के बारे में, वेरी फ्रैंकली उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। दैट इज माय ओपिनियन। दूसरी चीज है कि बहुत सारे यूट्यूबर हैं कांग्रेस से रिलेटेड यूट्यूबर हैं जिन्होंने बहुत पहले से ही, व्हाई इज माय वॉइस एकोइंग प्लीज, मेरी खुद की आवाज मुझे एको करके मेरे कान में क्यों आ रही है, जरा इसको जरा क्यों ठीक कीजिए प्लीज। क्या है कि बहुत पहले से, आज जैसा सब हर एक को जानता है, यूएस सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था और उसके पहले कानून पास हो चुका था यूएस कांग्रेस और सेनेट में कि एक जेफरी एप्स्टीन करके एक शख्स हैं जो एक फ्लैश रैकेट चलाया करते थे, छोटी छोटी बच्चियों का एक सेक्स रैकेट चलाया करते थे, उनको फिर सजा हुई और फिर उसको जेल में उन्होंने क्या है वो आत्महत्या कर ली। वो जेफरी एप्स्टीन की लिस्ट जो है वो रिलीज होने वाली थी, सारे डॉक्यूमेंट रिलीज होने वाले थे December 19 को। मैं मानता हूं पृथ्वीराज चौहान साहब ने वो नहीं कहा, लेकिन December 19 का और क्या मतलब हो सकता है? यही मतलब हो सकता है उनका कि भाई हो सकता है, और उन्होंने नहीं कहा। मुकेश गांधी साहब इज ऑल्सो हियर विद अस। मुकेश गांधी साहब, वेलकम टू द शो। उन्होंने नहीं कहा, लेकिन बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो एक कांग्रेस यूनिवर्स के हैं, अगर आप चाहें तो मैं उनका नाम भी दे देता हूं आपको, आप ही के यूपी से हैं, जैसे 4 PM न्यूज हो गया, ये हो गए, वो हो गए। क्या मोदी जी का नाम है लिस्ट में? क्या मोदी जी जाने वाले हैं
मतलब ये क्या है सर? ये अपने आप को पत्रकार करते हैं लोग क्या? आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू अविरल मलिक साहब, ये क्या है? मतलब आप हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए आप इस किस्म की शब्दावली का प्रयोग कर रहे हो और इस किस्म के लांछन और आरोप लगा रहे हैं। मैं तो सरप्राइज्ड हूं सर। अभी तक तो बुलडोजर पहुंच जाना चाहिए उनके बिल्डिंग के सामने। अविरल मलिक साहब आप बताएं, हमें तो यहां बैठे मतलब खून खोल रहा है, आपका वहां पे क्या हाल हो रहा होगा मैं समझ सकता हूं सर। डॉक्टर मलिक बताएं प्लीज। जी नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से। और उसके साथ साथ अगर जिस तरीके से आपने बात की, जो महाराष्ट्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पीएमओ संभाल चुके हैं पृथ्वीराज जी, तो जिस प्रकार का उनके द्वारा बयान दिया गया, मैं समझता हूँ ये चीजें बहुत दुखद हैं, बहुत निंदनीय है, और मैं कड़े शब्दों में आपके न्यूज चैनल के माध्यम से निंदा करना चाहूंगा। और जहां तक विषय कांग्रेस पार्टी का, तो कांग्रेस पार्टी को इस विषय पे ऑफिशियली स्टेटमेंट सामने रखना चाहिए। राहुल गांधी जी को कम से कम इस विषय पे कोई ना कोई एक्स पे पोस्ट करना चाहिए, या प्रियंका गांधी वाड्रा जी को इस विषय पे सामने आना चाहिए। क्योंकि उसके साथ साथ अगर बात कर जाए कांग्रेस पार्टी की भी, तो कांग्रेस पार्टी की मंशा पर स्पष्ट रूप से सवाल खड़ा होता है। और उसके साथ साथ अगर कांग्रेस पार्टी की बात की जाए, जनता के मध्य में जो इमेज गई है, वो स्पष्ट रूप से कांग्रेस पार्टी को भुगतना होगा, कांग्रेस पार्टी को नुकसान होगा बड़े स्तर पे। जब ये चुनाव में जाएंगे तो निश्चित रूप से जनता इन्हें मजा चखाने का काम करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से पृथ्वीराज जी का, तो सीनियर कांग्रेस लीडर है, पुराने नेता है, वरिष्ठ नेता हैं, और उसके साथ साथ पीएमओ मंत्री रह चुके हैं, महाराष्ट्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, एक बड़ा सूबा है महाराष्ट्र। और इस प्रकार का बयान देना मैं समझता हूँ ये आश्चर्यजनक है और बहुत ही दुखद और शर्मनाक भी है। और अगर फोर्सेस के बारे में इस प्रकार की टिप्पणियां की जाए, देश के बारे में की जाएंगी, और इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाएगा जो दुश्मन मुल्क अपनी हेडलाइंस में चलाए, न्यूज चैनल्स में उनके यहाँ चले हेडलाइंस के रूप में, और उसके साथ साथ अखबारों में पूर्ण रूप से फर्स्ट पेज पे छपे, तो ये बहुत ही दुखद है और बहुत शर्मनाक चीज है। You know, डॉक्टर अविरल मलिक, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आज कहा कि इन्फिल्ट्रेटर्स को जो प्रोटेक्ट करते हैं वो सबसे बड़ा देशद्रोही है जो इन्फिल्ट्रेशन प्रोटेक्ट करते हैं। और एसआईआर का खुलेआम उन्होंने कहा एसआईआर हैज टू बी देयर और इट विल क्लीन द एंटायर सिस्टम। बिकॉज बार बार आरोप लग रहा था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी पे और योगी आदित्यनाथ जी पर, उत्तर प्रदेश में आपने डिटेंशन सेंटर्स बना दिया हर जिले में, आप कितने पकड़े हैं, किसको पकड़े, इन्फिल्ट्रेशन। तो हाउ डू यू सी मोदी जी स्टेटमेंट और यूपी में जो हो रहा है दोनों? जी देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से पर्टिकुलर अगर घुसपैठियों पे बात कर ली जाए विशेषकर, तो घुसपैठियों को किसी रूप में नहीं बख्शा जाएगा। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से इस देश का, ये देश किसी रूप में धर्मशाला नहीं है, इस चीज को स्पष्ट जान लेना चाहिए। और जहां तक घुसपैठियों पे कार्रवाई का विषय, तो निश्चित रूप से विधिवत कार्रवाई होगी, विधिक कार्रवाई होगी, किसी को नहीं बख्शा जाएगा और सबको चिन्हित करने का काम किया जा रहा है, किया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो भी लोग इस प्रकार के हैं, जिन्हें कोई उनके क्षेत्र में नहीं जानता, जिनके पास कोई दस्तावेज मौजूद नहीं है अथवा एक तरीके फर्जी दस्तावेज हैं, तो निश्चित रूप से उन पर कठोरतम कार्रवाई होगी। और जहां तक विषय है विपक्ष का, तो विपक्ष इस मुद्दे में राजनीति किसी रूप में ना ढूंढे, क्योंकि अगर बात कर जाए इस मुद्दे पर राजनीति की, तो इस पर राजनीति नहीं की जा सकती है, बहुत मुश्किल हो जाएगा और कांग्रेस पार्टी और विपक्ष समाप्त हो जाएगा अगर ये घुसपैठियों को प्रोटेक्ट करने का प्रयास करेंगे। और मैं समझता हूँ विपक्ष इस मुद्दे पे एक तरीके से हमारा साथ देगा, सहयोग करेगा इस विषय को लेकर, और घुसपैठियों पे कार्रवाई करने का जो विषय है उसमें हमें पूर्ण रूप से सपोर्ट करेगा, ऐसी हमें उम्मीद है। लेकिन वो क्या होता है नहीं होता है वो तो बाद में मालूम पड़ेगा। और उसके साथ साथ घुसपैठियों का विषय है, तो घुसपैठिए लंबे समय तक आए हैं और 60 साल इस देश में कांग्रेस की सरकार रही है, ये भी देखने वाला विषय। योगी डिटेंशन सेंटर्स इसके इन्फिल्ट्रेशन के लिए, ये वहां पर समाजवादी का आरोप है कि ये सिर्फ दिखावा है, कुछ हो नहीं रहा है। वो डिटेंशन सेंटर हर जिले में जो आपने बना के रखा यूपी में, उसमें कोई इन्फिल्ट्रेटर्स को पकड़े नहीं है आप अभी तक, घुसपैठियों को। जी नहीं, देखिए, जहां तक विषय पकड़ने का, रखने का, मैं समझता हूं जहां तक एक तरीके से बात कर जाए चिन्हित करने की, तो चिन्हित करने के पश्चात जो भी लोग सामने आते हैं उन पे कार्रवाई की जाएगी और उन्हें एक तरीके से जहां के वो लोग हैं वहां पहुंचाने का काम किया जाएगा। वो जहां से भी इस तरीके से आए, क्योंकि इलीगली कोई व्यक्ति आए रहे, ये नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है। वो कब क्या कर दे उसका कुछ मालूम नहीं है, उसकी कोई आइडेंटिटी कुछ किसी रूप में उसके दस्तावेज मौजूद नहीं है, कोई एक तरीके से ऑथेंटिक उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही खतरनाक विषय है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात ये और होगी, इसमें कोई दुरा नहीं है। माननीय अमित शाह जी का विषय, मोदी जी का विषय, वो पहले इस विषय को स्पष्ट करते हैं। डॉक्टर मलिक, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आती है, बड़ी अचंभित करने वाली बात है, आश्चर्यजनक बात है कि एनसीआर
और जो नेशनल रजिस्टर जो होता है और उसके अलावा सीएए जो है, सर ये तो पुराना कांग्रेस का प्रपोजल है ना सर, आपका थोड़ी है। अगर आप देखें ये तो 1954 में पहले आया, फिर उसके बाद 64 में आया, फिर उसके बाद 73 में आया, ये तो कांग्रेस का स्पॉन्सर्ड है ना सर। अगर आप देखें सीएए जो है, सीए में चलो ठीक है, उसमें थोड़े बहुत अमेंडमेंट किए भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन एनसीआर का जहां तक सवाल है, नेशनल सिटीजनशिप रजिस्टर जो होना चाहिए सर, ये तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का प्रपोजल है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं और मैं हर कांग्रेस के प्रवक्ता से, नेता से पूछता हूं, आप खुद पंडित जी के खिलाफ जा रहे हैं क्या? मतलब भारत में हमें मालूम नहीं होना चाहिए कि हमारे भारतीय नागरिक कितने हैं? आप बताएं, पता है तो हास्यास्पद बात है ना। डॉक्टर मलिक आप बताइए, ये क्या है यार? उनका ऑपोजिशन तो होना ही नहीं चाहिए, उनको तो बल्कि टोटली सपोर्ट करना चाहिए। भैया जो हम नहीं कर सके आप कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं। मलिक साहब बताइए। नहीं, बिल्कुल, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। अगर बात कर जाए आज की कांग्रेस पार्टी की, तो ये नेहरू विरोधी है, ये इंदिरा जी विरोधी है, कि आरएसएस का अपमान, और एक तरीके से बात कर जाए पर्टिकुलरली वीर सावरकर जी के अपमान की, तो इंदिरा जी का क्या स्टैंड था इन विषयों पे, नेहरू जी का क्या स्टैंड था, ये भी सबको देख लेना चाहिए। और उसके साथ साथ बात कर जाए एक तरीके से कांग्रेस पार्टी की आज के दौर की, तो आज के दौर की कांग्रेस पार्टी न जाने क्या किस प्रकार के स्टेटमेंट्स दे रही है और किन स्टेटमेंट्स को सपोर्ट कर रही है, ये समझ से बाहर है। ये कभी एसआईआर पकड़ लेंगे, कभी ये ईवीएम पकड़ लेंगे, कभी ये वोट चोरी एक तरीके से लान लगेंगे, उसके बाद फिर और कोई मुद्दा नहीं मिलेगा तो ये जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स ही कह देंगे। तो इस टाइप की जो हरकतें कांग्रेस पार्टी के द्वारा की जाती है बहुत ही हास्यास्पद है। लगता नहीं है कि ये किसी प्रकार सिंसियर है, ये जनता की सेवा करना चाहते हैं। अब ये कहां से इस प्रकार के ये बयान देते हैं, कौन इन्हें सुझाव देता कि जीएसटी की फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ना होके गब्बर सिंह टैक्स है, तो ये तो यही बता सकते हैं। और राहुल जी बता पाएंगे, प्रियंका जी कांग्रेस पार्टी बता पाएगी। जहां तक विषय है कांग्रेस पार्टी का, तो कांग्रेस पार्टी विकास पर बात करे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे बात करे, राष्ट्रीय सुरक्षा पे बात करे, और उसके साथ साथ तमाम सारे और मुद्दे हैं। ग्रामीण विकास है, शहरी विकास है, स्वास्थ्य का क्षेत्र है, कृषि का क्षेत्र है, किसानों का विषय है, शिक्षा का विषय, उन मुद्दों पे बात नहीं करेंगे। पब्लिक जो एक तरीके से पब्लिक के मुद्दे, पब्लिक इश्यूज हैं, उन्हें रेज करने का काम नहीं करेंगे, उस पर डिबेट भी नहीं चाहेंगे। ये अपराई कोई सेल्फ क्रिएटेड मुद्दा ले आते हैं, चाहे वो ईवीएम का हो, चाहे वोट चोरी का हो, ये अलग ही मुद्दों पे डिबेट करना चाहते हैं, इसलिए हारते जा रहे हैं और हारते चले जाएंगे अगर ये विकास और एक तरीके से किसानों की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये देश कृषि प्रधान देश है। मेनली यहाँ एक तरीके से उस पर बात करेंगे सर, इसके पहले उनके समर्थन में कुछ नहीं करते। सर वील टॉक अबाउट दैट, एंड बाय द वे द कांग्रेचुलेशंस टू एवरीबॉडी, द जीएसटी कलेक्शंस हैव बीन ह्यूमंगस, दे हैव बीन आउट ऑफ द वर्ल्ड। नंबर 2, उसके ऊपर मैं आई विल गिव यू द नंबर्स आल्सो। दी प्रदीप जी, मुकेश गांधी साहब, एक्सपोर्ट फिगर्स टिल द मंथ ऑफ अक्टूबर सर, दे आर अनबिलीवेबल। पता ये हो क्या रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या है ये कि मतलब, क्योंकि एक्सपोर्ट फिगर्स यू कैन नॉट फेक। बाकी सब चीज आप बोल सकते हैं, भाई आपने मुद्दे ठीक नहीं दिए, ये नहीं दिए, आपने जो बेस ईयर था वो अलग ले लिया, आगे लीजिए एंड सो ऑन, बट एक्सपोर्ट्स यू कांट फेक सर। इंडियन एक्सपोर्ट्स हैव ब्रोकन ऑल रिकॉर्ड्स दिस ईयर। अप्रैल से लेके अक्टूबर तक हाईएस्ट एवर, अप्रैल से लेके नवंबर तक हाईएस्ट एवर एक्सपोर्ट्स। But before I come to you, Dr. Mukesh Gandhi, Mr. Mukesh Gandhi, Dr. Aviral Malik, सर बांग्लादेश में जिस प्रकार अभी एक भारत विरोधी मूवमेंट चल रही है, भारत विरोधी एक अभियान चल रहा है हमारी हाई कमीशन के सामने, यानी एम्बेसी के सामने, असिस्टेंट हाई कमिश्नर के ऑफिस के सामने, बड़े वहाँ पे तकरीबन वायलेंट एक वो हुए, और हिंदुओं के खिलाफ वहाँ पे जिस तरीके से हिंसा चल रही है। एक कोई हिंदू लड़का था वहाँ पे, वो बेचारा पेड़ पे चढ़ गया, उसको नीचे लाए, मार दिया उसको, फिर उसको जला भी दिया, और उसका वीडियो भी ये शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया पर वगैरह वगैरह। मोदी जी ने तो नहीं बल्कि बाकी सब लोगों ने बांग्लादेश को ये कहा कि भाई हम लोग देख रहे हैं, आप हमारी चुप्पी को कमजोरी ना समझें, और अगर आपने एक लक्ष्मण रेखा पार कर ली तो भारत को ऐसा एक्शन लेना पड़ेगा, ऐसा एक्शन लेना पड़ेगा जो भारत के हित में हो। नंबर 2, कांग्रेस और उनके अनुयायी यहां पर जो हैं वो बार बार एक सवाल पूछ रहे हैं, मैं चाहूंगा अविरल मलिक साहब आप उसका जवाब दिल से दें। हर एक कोई बोल रहा है कि वो क्या नाम है, वो हसीना शेख को आपने यहाँ पे क्यों रखा हुआ है, शेख मुजीबुर रहमान की जो बेटी हैं, हमारी बहुत अच्छी मित्र रही हैं, वो तो भारत के पक्ष में रही हैं। सर भारत का ये शुरू से ही
शुरू से ही भारत की यह परंपरा रही है। हिज होलीनेस द दलाई लामा को हम लोगों ने शेल्टर दिया था, पंडित जी ने शेल्टर दिया था दलाई लामा को यहां पे चाइनीज ऑब्जेक्शंस के खिलाफ, और इसके बावजूद कि 1962 की लड़ाई हुई, हमारे इतने सैनिक मरे, हम लोगों ने दलाई लामा जी को वापस चीन नहीं भेजा। वही चीज अभी मोदी जी भी कर रहे हैं शेख हसीना को लेकर के। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं डॉक्टर अविरल मलिक साहब, आपको लगता नहीं है कि कांग्रेस को उनका इतिहास समझाना पड़ेगा कि आपका इतिहास ये है और अभी आप क्या बन गए हैं, जरा सोचिए। डॉक्टर मलिक प्लीज। जी देखिए, उन्हें कितना भी समझाने की कोशिश कर ली जाए, वो पूर्ण रूप से किसी प्रकार सार्थक साबित होगी नहीं। वो समझना ही नहीं चाहते, अपना इतिहास देखना ही नहीं चाहते, वो जानना ही नहीं चाहते हैं। और वो जो बन गए हैं वो जानबूझकर बने हैं, क्योंकि उन्हें एक ही उद्देश्य है कि जैसे जैसे बीजेपी करे उसका विरोध करना है, जो मोदी जी करे, जो बीजेपी करे उसका विरोध करना है। केवल इस उद्देश्य के साथ अगर वो काम कर रहे हैं तो मैं समझता हूं निश्चित रूप से उनकी हार तय है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से आज के दौर की कांग्रेस पार्टी का, वो इस चीज को रिलेट ही नहीं करते कि 1960 में 1970 में कांग्रेस पार्टी क्या थी, लाल बहादुर शास्त्री जी के दौर की कांग्रेस क्या थी। इससे मैं समझता हूं उन्हें कोई लेना देना नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। नरसिम्हा राव जी का उन्होंने अपमान किया, तिरस्कार किया, और आज भी कितने लोग नरसिम्हा राव जी को याद करते हैं कांग्रेस पार्टी में, वो भी अगर देख लिया जाए तो मैं समझता हूं स्पष्ट रूप से मालूम पड़ जाएगा। तो कांग्रेस पार्टी अपनी विरासत को एक तरीके से अपने पूर्वजों को नहीं देखना चाहते हैं, जो ये इनकी जो एक तरीके से इनके जो पूर्वज हैं उस पर चर्चा भी नहीं करना चाहते हैं। और ये बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात है, जो इनका पिछला स्टैंड है वो पूर्ण रूप से आज बदल चुका है। और कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के दौर की कांग्रेस है, वो तो खुद ही कहते हैं कि ये नई कांग्रेस है। तो नई कांग्रेस है, ये शास्त्री जी वाली कांग्रेस नहीं है, ये नई कांग्रेस है। तो ये नई कांग्रेस निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगी, इस चीज को इन्हें याद रखना चाहिए। क्योंकि जो ये स्टैंड ले रहे हैं वो स्टैंड लेने की आवश्यकता ही नहीं है, और इस देश की जनता मैं समझता हूं चाहती नहीं है। अब अगर ये अपना कुछ भला करना चाहते हैं तो 4-5 इंडिपेंडेंट सर्वे एजेंसीज रख लें, और ये नॉर्थ साउथ का जो डिवाइड करते रहते हैं ये भी नहीं करेंगे। फिर इन्हें मालूम पड़ जाएगा कि ग्राउंड पे क्या रियलिटी है। कभी ये कह देते हैं नॉर्थ के लोग ऐसे हैं, साउथ के लोग वैसे हैं। ये सर्वे एजेंसीज रख लें और सर्वे करवा लें, और इंडिपेंडेंट सर्वे एजेंसी से जो लोग ग्राउंड पे जो लोग कह रहे हैं उन मुद्दों पर चर्चा कर लें, तो भी शायद इनका कुछ भला हो जाए। लेकिन ये वो भी नहीं करना चाहते। ये कुछ लोग हैं, 10-5 लोग हैं, वो अपने ही तरीके से तय करते हैं और अपने ही तरीके से सारा सिस्टम बना के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को पेश करते रहते हैं, और ये सब कुछ बोलते रहते हैं। ये बहुत ही हास्यास्पद हो रहा है, और जो भी हो रहा है ये लीडर शोभा नहीं देता ये। दिस इज नॉट राइट। ये हो ही नहीं सकता कि लीडर ऑपोजिशन इस प्रकार के स्टैंड्स लें। जी, लेट्स गो टू मुकेश गांधी साहब। मुकेश गांधी साहब आप बताएं, हमें दिस इज टेरेबल। क्या है ये पृथ्वीराज चौहान साहब को क्या हो गया सर? क्या उल्टा सीधा बोल रहे हैं? पहले इंडियन एयरफोर्स के खिलाफ बोल रहे हैं कि इंडियन एयरफोर्स पराजित हो गई, हार गई, ये हो गया, वो हो गया। फिर बोलते हैं कि दिसंबर 19 के बाद मोदी जी रहेंगे नहीं प्रधानमंत्री, उनकी जगह पर कोई महाराष्ट्र से आएगा प्रधानमंत्री बनने के लिए। सर क्या हो गया इनको? व्हाट इज द मैटर विद देम? एंड टुडे, आज तो 20 दिसंबर हो गई सर, आज तो पृथ्वीराज चौहान साहब कहीं दिख नहीं रहे हैं। मैं तो ढूंढ रहा हूं उनको, मैंने तो फोन भी किया था, 4 बार फोन किया कि भैया बता दो आप, वो मोदी तो वैसे के वैसे ही हैं। और तो हमें तो ये खबर आ रही है कि 2029 में भी मोदी जी जीत के आएंगे चौथी बार प्रधानमंत्री। मैंने तो बोल रखा है, बहुत पहले बोला था 2003 में 5 बार बनेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी। फडणवीस जी भी यही पर है। और उस वक्त बहुत लोगों ने मुझे बहुत बुरा लगा था, मतलब मेरी उम्र बढ़ गई, ऐसी बात नहीं है। आई वाज इन सहारा एट दैट टाइम, प्रदीप जी एंड आई बोथ, द आरकेबी वोट स्टार्टेड जस्ट अराउंड दैट टाइम, अराउंड 2003। तो सर आप ये बताएं क्या हो गया इनको? सर पृथ्वीराज चौहान साहब इज अ नाइस पर्सन, व्हाट इज द मैटर विद हिम? वी नो हिम। क्या हो गया उनको? आप बताएं सर, मुकेश गांधी साहब। सर राजीव जी, अभी इतिहास करवट ले रही है जी। इतिहास बहुत जबरदस्त रीत से एक अपनी करवट ले रही है। इतिहास के पन्नों में पृथ्वीराज चौहान का नाम एक डुप्लीकेट पृथ्वीराज चौहान के नाम से और देशद्रोही के नाम से अंकित हो जाएगा, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। क्योंकि पृथ्वीराज चौहान को क्या हो गया कि वर्जीनिया आइलैंड में उनको इनविटेशन नहीं मिला, और जैकरी एस्टन ने उसको इनवाइट नहीं किया, उनको एंटरटेन नहीं किया उनके सीएम पद के दरमियान, तो वो बेचारे भूखे रह गए। तो भूखे रह जाने के कारण ये जेफरी एस्किन के साथ में दोस्ती कर नहीं पाए, और उसके कनेक्शन बढ़ाने के लिए हल्की उम्र में भी कोई मौज मजा करने को मिल जाए, ये शौक से उन्होंने 19 की तारीख का
एक मनगढ़ंत स्टोरी बना करके हमारे मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया में डाल दी। अभी ये पृथ्वीराज चौहान एक तरफ से राहुल गांधी को खुश करना चाहते हैं, दूसरी तरफ से नया नया नरेशन फैलाना चाहते हैं, और मोदी जी का कैरेक्टर इतना स्ट्रांग है, वो कैरेक्टर के ऊपर वो उंगलियां उठवाना चाहते हैं, और दूसरे उनकी एजेंसी के थ्रू इतनी गंदी भद्दा प्रकार की आप देखेंगे सोशल मीडिया में, इतनी भद्दा प्रकार की सोशल मीडिया में उन्होंने वीडियोस वायरल करवाई है, रील्स वायरल करवाई है। इनका पाप तो उनको लगने वाला है ही। पर एक बात है कि मोदी जी बहुत ही विचक्षण व्यक्ति है, धैर्यवान है, और वो अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्षम भी है। तो वो अपना काम करते जाते हैं। कुत्तों को भौंकना है तो भौंकने दीजिए, उसमें मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जैसे ये जितने भी यूट्यूबर्स हैं, एक का तो मैंने नाम लिया आपको, ये अभी से नहीं, ना जाने कब से बोल रहे हैं। आई एम श्योर डॉक्टर अविरल मलिक वुड बी वेरी वेल अवेयर, ही इज फ्रॉम यूपी, दैट मैन इज फ्रॉम लखनऊ, एंड देयर आर सो मेनी अदर फ्रॉम लखनऊ। आप मुझे ये बताइए कि सर 2024 में हार गए, मर गए, लुट गए, अब देखो क्या होगा बिहार इलेक्शन में। अभी देखो तेजस्वी यादव आएगा, 250 सीट लेकर के आएगा। अबे 250 सीट तो है ही नहीं बिहार में, वो अलग बात है, 244 हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ ये हो क्या रहा है? एवरीबडी, ये जितने भी लोग हैं, वो रवीश कुमार हो गया एक, और कौन है प्रदीप जी, ऐसे पता नहीं कितने लोग हैं। अरे बहुत लोग हैं सर। तो मतलब क्या है ये, व्हाट इज गोइंग ऑन? आप खाली उनके ऊपर एक बार एक डिबेट रखेंगे ना, और आप उनको एक्सपोज करने का काम करेंगे, तो आपके ऊपर बहुत उपकार होगा मीडिया का। सर मुझे मीडिया का उपकार नहीं करना है, मुझे देश का उपकार करना है सर। मगर आज जो सनातन धर्म के खिलाफ एक प्रकार का जो हिंदू सनातन धर्म है उसके खिलाफ बोलना, अभी टीएमसी का मदन मित्रा कह रहा कि राम मुसलमान है, लॉर्ड राम इज मुस्लिम। उससे पहले जो हमने तमिलनाडु इंपीचमेंट वाले केस, स्टालिन जिस प्रकार से दीप के खिलाफ बात करें, उससे पहले स्टालिन ने कहा कि सनातन धर्म, जूनियर स्टालिन ने कहा सनातन, तो क्या सनातन धर्म इज लाइक एनी डिजीज लाइक मलेरिया? ये क्या हो रहा है मुकेश गांधी साहब? ये क्या, एक तरफ हम देख रहे हैं मोदी साहब एक रिसर्जेंस ऑफ हिंदुत्व लाया है, हिंदुत्व रिसर्च हो गया है, लोग अपने आप पे विश्वास करने लगा, हिंदुत्व पर विश्वास करने लगा, प्राउड टू फील हिंदू, वो एक वातावरण लिखा है। एट द सेम टाइम इंडिया अलायंस के हर पार्टनर हिंदू संस्कृति और सनातन को नीचे खींचने वाली बात करती है। हाउ डू यू सी दैट? सर देखिए, ऐसा है, भगवत गीता में धृतराष्ट्र ने कहा है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युत्सव माम का पांडवाश्चैव किम कुरुत संजय। माने संजय को प्रश्न करते हैं कि मेरे पांडव क्या कर रहे हैं, उसके सामने मेरे कौरव क्या कर रहे हैं। उनको चिंता कौरवों की थी। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ये तो इनको कहना पड़ा, पर आज के हिंदुस्तान में भी एक पूरी जो राजनीति है वो कुरुक्षेत्र, हिंदुस्तान में धर्म क्षेत्र में जो प्रगति हो रही है, हमारी परंपरा और मूल्यों का जतन जिस तरह से हो रहा है, हमारी वैदिक परंपरा और हमारी भगवत गीता उपनिषद वेदों की विचारधाराओं की पुनः स्थापना हो रही है, वो एंटी हिंदू ग्रुप के सेक्युलरिस्ट, सो कॉल्ड सेक्युलरिस्ट को पसंद नहीं है, इसलिए बहकावे की बात करते हैं। राम को मुसलमान कहो या क्रिश्चियन कहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। राम का वर्चस्व तो मुसलमान क्रिश्चियन सबके ऊपर है। क्योंकि आज भी मेरे मुस्लिम क्रिश्चियन फ्रेंड्स वो कहते हैं कि राम जैसा कैरेक्टर आपको मिला है, वो हमें नहीं मिला है, उसका हमें दुख है। क्योंकि राम की जो मर्यादा पुरुषोत्तम की जो बातें हैं, कृष्ण की जो पुरुषोत्तम की जो बातें हैं, वो आज वर्ल्ड में आपको कहाँ मिलेगी? उससे आगे जाकर के अरे मुकेश गांधी साहब, नारे में गौतम बुद्ध की प्रतिभा इस देश को अहिंसा की कहाँ मिलेगी? सर आप ये बताएं, हमारा सनातन धर्म है। और ये टीएमसी वालों की तो अभी क्या है कि नैया डूबने वाली है, तो एक बाजू में बाबरी बनाने का प्रोग्राम बना रहे हैं, वो तो आप बना रहे हैं, मुसलमान कह रहे हैं, वो तो बीजेपी बना रही है, कोई फायदा नहीं होगा, उनकी नैया डूब रही है और डूबने दो भाई। मुकेश गांधी साहब, जो प्रदीप जी ने सवाल ये पूछा कि हिंदुओं के खिलाफ इतनी ज्यादा जो बकवास हो रही है, जो गालियां दे रहे हैं लोग, जैसे स्टालिन जूनियर साहब,
उन्होंने कहा कि हिंदुइज्म इज लाइक, हिंदू सनातन इज लाइक व्हाट, कोविड, लाइक सम डिजीज, इट हैज टू बी स्टैम्प्ड आउट, ऐसा करके बोला उन्होंने। और फिर चिदम्बरम साहब ने भी, चिदम्बरम साहब के साहबजादे जो हैं उन्होंने भी उसको एंडोर्स किया। फिर उसके बाद ये टीएमसी के जनाब अभी आ गए। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो मदुराई हिल के ऊपर जो जज साहब थे, जो जज साहब ने बड़े अच्छे तरीके से एक जजमेंट दी कि भाई 1500 साल पुराना ट्रेडिशन है, एटलीस्ट उसका रिकॉर्ड 400 साल पुराना है और 100-150 साल से तो चल ही रहा है, हाउ कैन आई से नो। और सबसे बड़ी बात यह है जो सिकंदर दरगाह है वहां पे, सिकंदर दरगाह के जो सजदा नशीन हैं वो कहते हैं हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मुसलमान कहते हैं हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हिंदू कहते हैं कि हमें दीप जलाना है, मुसलमान कहते हैं हम भी आपके साथ हो लेंगे जी, हम भी दीप जला लेंगे आपके साथ, मुर्गन अकेले आपके थोड़ी हैं, कार्तिकेय आपके थोड़ी हैं, हमारे भी हैं। लेकिन डीएमके को क्या तकलीफ है, मैं तो ये जानना चाहता हूं। और वाहियात बात क्या हुई है, कांग्रेस ने और उद्धव ठाकरे सेना ने और अखिलेश यादव साहब ने उस इंपीचमेंट नोटिस पे साइन भी कर दिया। 102 लोगों ने। ये क्या है सर, ये तो मतलब पागलपन है। मतलब मैं तो ये मान करके चलता हूं। अब आप बताएं क्या दिमाग खराब हो गया लोगों का, आप बताइए सर प्लीज। सर इसमें क्या है कि मोदी जी की जिस तरह से प्रभावशाली रूप से वो हिंदू धर्म का प्रचार की बातें किए बिना अपने वर्तन से और अपने आचरण से हम कहते हैं कि वो हिंदू धर्म का प्रचार करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, राम जन्मभूमि के ऊपर रामलला की प्रतिष्ठा की और साउथ के टेम्पलों में भी जाते हैं। और इस तरह से जो हिंदू लोगों की आस्था बढ़ रही है, हिंदू तीर्थ स्थलों का महात्म्य बढ़ रहा है। आप देखो कि पहले जो था उससे लास्ट 10 साल में है राजीव जी, हमारे हिंदू तीर्थ स्थलों का गवर्नमेंट रेवेन्यू भी टूरिज्म का इतना बढ़ा हुआ है कि आप उनका फिगर निकालेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे। ये काम मोदी जी ने किया है देश के हित में। पर ये जो हिंदू विरोधी लोग हैं उनको लगता है कि हम हिंदू का जितना विरोध करेंगे, क्योंकि हिंदू एक होने वाले नहीं है, हिंदू में जुनून नहीं है, हिंदू में एग्रेसिवनेस नहीं है, तो इसका फायदा हम ले लें और मुसलमानों के साथ में तुष्टीकरण से काम करें। पर उनको मालूम नहीं है कि आज मेरे हिसाब से तो पहले मैं 10-20% जानता था, पर अभी मेरा जो सर्वे है उसमें 60% से ज्यादा मुस्लिम समाज भी अभी सनातन की विचारधारा के साथ में कनेक्शन करना शुरू किया है। उनका एक दृष्टांत ये है कि अभी जो पिक्चर आई है, जो क्या नाम उनका, धुरंधर, वो धुरंधर को जब मैं थिएटर में देखने को गया और मेरे दोस्त भी गए तो वो कहते हैं कि वहां मुस्लिम लोग भी आकर के बैठते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ की जब बातें करते हैं तो तालियां बजाते हैं और बाहर आकर के भी तारीफ करते हैं कि तारीफ काबिल है ये पिक्चर। तो ये कहने का मतलब क्या है कि ये एंटी हिंदू और कांग्रेस को, अपोजिशन को, और हमारे उद्धव जी भी अभी मुस्लिम तरफी हो गए हैं, बड़ा दुख है। राहुल गांधी जी हमारे हिंदू समाज का विरोध करने से हमारे हिंदू समाज को, सनातन धर्म को कोई फायदा, कोई नुकसान नहीं। राहुल गांधी जी जर्मनी में थे, क्या आप फिर वही कह रहे कि देश के बाहर जाके देश का अपमान करना? राहुल गांधी जी BMW प्लांट में गए, मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया हैज डिक्लाइंड। मुकेश गांधी साहब बोले कि मैन्युफैक्चरिंग इज डाउन इन इंडिया। क्या आप कैसे देखते हो उस कमेंट को? सर एक बात यह है कि उनका ब्रेन मैन्युफैक्चरिंग भी डाउटफुल हो गया है मशीन में अभी। तो उनको जहां भी हिंदुस्तान में, जब अभी राजीव जी ने एक्सपोर्ट के फिगर बताए, वो जरा राजीव जी को, तो राजीव जी आप उनको हमारे इनको भी बता दीजिए, राहुल गांधी को। आजकल सुनते नहीं कि जिस तरह से एक्सपोर्ट बढ़ा है, एक जमाने में मुझे हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इतना बढ़ा हुआ है कि आज महाराष्ट्र में, पंजाब में, गुजरात में और कई हमारे कंट्रीज के अंदर से, आज इवन कांग्रेस शासित प्रदेशों में से भी, कर्नाटक और तेलंगाना से भी इतना प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट हो रहा है। आज बेंगलोर और तेलंगाना, माने कर्नाटक और तेलंगाना आज फार्मा के अंदर नंबर 1 वर्ल्ड में एक्सपोर्टर हो गए। तो इनका भान, इनकी माहिती, इनका नॉलेज ये राहुल गांधी के पास नहीं है। तो इतने बुद्धू आदमी को हमको घड़ी घड़ी कोट करना भी
बड़ी शर्म की बात लगती है। सर वो प्रॉब्लम क्या है कि उनको वो ब्रीफ करने वाले जो उनके आसपास है ना, बहुत माशाल्लाह बहुत बढ़िया लोग हैं। वो क्या करेंगे, वो क्या है कि वो सब लोग बीजेपी की मदद करने वाले लोग हैं ना सर आसपास। क्या है उनको, लाइक जयराम रमेश वगैरह वगैरह वगैरह। लेट मी गो अक्रॉस टू अविरल मलिक साहब। अविरल मलिक साहब, आप मुझे ये बताइए, जहां पर मैन्युफैक्चरिंग इज अप 99.2%, एवरीथिंग इज अप, द फैक्ट रिमेन्स इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग एल्स, बट ठीक है आप कहते हैं, बार बार कहते हैं कि भैया जब भी आप जीडीपी की बात करें तो अच्छा भाई पर कैपिटा इनकम कितनी है। अरे पर कैपिटा इनकम ऊपर जब तभी जाएगी जब आप हमारा जीडीपी, इफ द ग्रोथ इज ओवर 14 और 15%, 12% के ऊपर चाहिए उसके लिए। और 12% के ऊपर ग्रोथ जाने के लिए यू नीड दी कोऑपरेशन ऑफ एवरीबडी इंक्लूडिंग गवर्नमेंट एजेंसीज। जो अभी तक जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, आई एम सो हैप्पी टू सी दैट मिस्टर मोदी इज टेकिंग स्टेप्स टू ओपन देम ऑल। एक एक चीज़ को खोल दिया जाए, सब कुछ खोल दिया जाए, ताकि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़े। लेकिन मेरा ये कहना है कि हमारे जो ऑपोजिशन के लोग कभी खुश नहीं होते सर। मतलब मुझे अभी तक याद है सुषमा स्वराज जी भी थी, शी वॉज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन लोकसभा। क्या बोला करती थी सर, ऐसी क्या बात है। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की तरफ से कोई बड़ी अच्छी बात हुआ करती थी, सबसे पहले उठ करके, मतलब शी ऑलवेज यूज टू प्रेज। अभी तक याद है मुझे, मतलब पार्लियामेंट में जब भी हम गए हैं, प्रेस गैलरी के अंदर बैठ करके देखा है अपनी सुषमा स्वराज जी को और उसके पहले एल.के. अडवाणी साहब को। आफ्टर ऑल भारतीय जनता पार्टी तो पावर में अब आई है ना सर। सारी जिंदगी जो है आपकी तो ऑपोजिशन में गुजरी है ना। ऑपोजिशन में आपने क्रिटिसाइज किया है, लेकिन आपने जितनी भी सरकारें आई हैं उनका मतलब जहां जहां पर उन्होंने प्रशंसनीय काम किया है, बीजेपी ने प्रेज किया है उनको, बहुत बहुत अच्छे तरीके से उनकी प्रशंसा करी है। तो ये बीजेपी कांग्रेस वाले ऐसे क्या हो गया सर, इनको सीखते नहीं है ये, मतलब क्या है, मतलब आई एम आस्किंग द सेम क्वेश्चन अगेन एंड अगेन, क्योंकि देश के लिए अच्छा नहीं है सर ये जो हो रहा है ये देश के लिए अच्छा नहीं है, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, दिस इज नॉट राइट। डॉक्टर मलिक। नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से ये इस चीज से मैं आपकी सहमत हूं कि ये देश के लिए किसी रूप में अच्छा नहीं है, क्योंकि लीडर ऑपोजिशन का जो पद है वो बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है और वो पद राहुल गांधी जी के पास है, कांग्रेस पार्टी के पास है। और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार के वक्तव्य दे रही है, पूर्ण रूप से गलत है। और जो उनके स्टैंड्स हैं, जो उनका मुद्दा उठाने का तरीका है, पूर्ण रूप से गलत है। जन विरोधी देश, एक तरीके से देश के लोगों का अपमान करने वाला मैं समझता हूँ। और उसके साथ साथ जहां तक विषय पर्टिकुलर अगर बात कर ली जाए इस देश की अर्थव्यवस्था की, तो इस देश की अर्थव्यवस्था निश्चित रूप से निरंतर आगे बढ़ रही है, मजबूती के साथ ये देश आगे बढ़ रहा है, परिवर्तन हो रहा है। और उसके साथ साथ अगर बात कर ली जाए एग्रीकल्चर ग्रोथ की बात की जाए, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की जाए, परिवर्तन की बात कर ली जाए, तो निश्चित रूप से उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक पूरे देश में चप्पे चप्पे पे विकास होता हुआ दिख रहा है। और प्रति व्यक्ति आय के बढ़ने का विषय हो या फिर एक तरीके से इकोनॉमी के मजबूत होने का विषय हो, उद्योग धंधे बढ़ने का विषय हो, नई फैक्ट्रीज के स्थापित होने का विषय हो, इन्वेस्टर्स के आने का विषय हो, तो सब स्पष्ट मैं समझता हूँ नजर आ रहा है। लेकिन जो पर्टिकुलर आपने बात कही कि एलओपी होते हुए सुषमा स्वराज जी पूर्ण रूप से तारीफ करती थी, एल.के. अडवाणी साहब तारीफ करते थे, तो भारतीय जनता पार्टी की निश्चित रूप से ये एक हमारा स्पष्ट मानना, उस परंपरा के हम लोग हैं, अटल जी की परंपरा के लोग हैं। हमारा मानना है सरकारें आएंगी जाएंगी, बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन ये लोकतंत्र अमर रहना चाहिए, इस देश का संविधान अमर रहना चाहिए। और उसके साथ साथ अगर बात कर ली जाए मतभेद और मनभेद की, निश्चित रूप से मतभेद हो सकते हैं, कोई किसी रूप में आपत्ति नहीं है, लेकिन मनभेद किसी रूप में राजनीति में नहीं होना चाहिए। और जहां तक विषय है आज के दौर की राजनीति का, जो प्रदूषित हो चुकी है, दूषित पूर्ण रूप से मैं कहूंगा हो चुकी है, और वो विपक्ष के कारण दूषित की गई है, जिसमें कि मनभेद को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। लेकिन मतभेद हो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मनभेद, और वो भी इस स्तर के कि एक तरीके से पृथ्वीराज जी जैसे व्यक्ति, पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र प्रदेश के, पूर्व केंद्रीय मंत्री जो पीएमओ जैसे मंत्रालय को, डिपार्टमेंट को हैंडल कर चुके हों और जिनका एक महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो केंद्र में भी रहा हो, वो इस प्रकार का बयान दे, तो बहुत ही शॉकिंग है और बहुत ही दुखद भी है। और उसके साथ लेकिन डॉक्टर मलिक जो अभी बांग्लादेश में हो रहा है सर, जो अभी बांग्लादेश में हो रहा है, जिस प्रकार, चलिए वो बांग्लादेशी हिंदू ही है ना जो वहां पर रह रहे हैं, तो मतलब हम लोगों का तो ये मानना है कि भाई इस तरफ आ जाओ, तुम लोग अप्लाई करो, फटाफट अप्लाई करो, इस तरफ आ जाओ, अगर वहां पर आपको खतरा है तो क्यों रह रहे हो वहां पे। लेकिन जिस भी देश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ ये सब हो रहा है, और बांग्लादेश में तो अल्पसंख्यक सारे हिंदू हैं, नंबर एक। नंबर दो, बार बार जो स्टेटमेंट आ रही है, हम हिंदुस्तान में घुस जाएंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स आ रही हैं। मोहम्मद यूनुस साहब जो कहते हैं कि वो जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसको वो टेक ओवर कर लेगा, और पूरा नॉर्थ ईस्ट को क्लेम कर रहे हैं। मेरा ये कहना है सर, दो सजेशन है आपको, पता नहीं, आप उसको मजाक में मत लीजिएगा।
एक तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है उसको जरा एक्सपेंड कीजिए. At its widest, it is about 20 kilometers. It has to go up to at least 50 to 60 kilometers. We can do it right now. ये भी आपको बता दूं. नंबर 2 जो कॉक्स बाजार है, कॉक्स बाजार जो पोर्ट है, from where by the way our Indian Navy was able to blockade the entire Pakistani Navy in 1971. हमारा विक्रांत वहाँ पर स्टेशन था और किसी जहाज को बाहर नहीं आने दिया, किसी को अंदर नहीं आने दिया हमारी इंडियन नेवी में. वो कॉक्स बाजार जो है हमारे त्रिपुरा से इट इज़ जस्ट अबाउट 15 किलोमीटर्स. मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ सर, वहाँ घुस जाओ, तिरंगा झंडा फहराओ, भाई ये तो अपना है, थैंक यू वेरी मच, आपको जो करना कर लो. आपको लगता नहीं है ऐसा कुछ करना चाहिए सर? बिकॉज दिस इज नॉट ऑन, दिस इज नॉनसेंस. आप ये देखिए, हमारे ऑफिशियली 3823 सैनिक मरे 1971 के युद्ध में, 20,000 से ज़्यादा लोग घायल हुए. और ये भी आपको बता दूं, 20,000 से ज़्यादा जो लोग घायल हुए हैं उनमें से 10,000 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनका किसी का हाथ टूटा, जिनकी आंखें गई, जिनका टांग टूटा, क्रिपल हो गए, उनको जयपुर फुट लगाना पड़ा, ना जाने लगा. दे वर कैशियर्ड आउट ऑफ द इंडियन आर्मी, दे वर नॉट एबल टू सर्व अगेन. इतनी बड़ी कुर्बानी के बाद, भारतीय सैनिकों की कुर्बानी के बाद, आज ये लोग उठ करके भारत को गाली दे रहे हैं. ये लोग उठ करके, हमारा तो ये कहना था, उस वक्त भी कहना था हमारे पुरखों का, हमारे जो ग्रैंडफादर वगैरह जो हुआ करते थे वो तो ये कहते थे कि उस पर पढ़ना ही नहीं चाहिए था भैया, आपस में दोनों पाकिस्तानी है, दोनों को लड़ने दो, मरने दो. हाँ इतना है कि हमारे यहाँ पे रेफ्यूजी बहुत आ गए थे, उनको उठा के सिर्फ वापस फेंक दो एंड लेट देम फाइट इट आउट अमंग देमसेल्व्स. मैं बोल रहा हूँ आज तक पूरा जो पाकिस्तान है उसके भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग. चलिए, बट इंदिरा जी वेरी नोबल टास्क जी, बहुत नोबल चीज़ उन्होंने करी, दिलेरी दिखाई उन्होंने वगैरह वगैरह. लेकिन अभी आपको लगता नहीं है डॉक्टर अविरल मलिक, वी वेलकम संजय द्विवेदी साहब ऑल्सो टू द शो. संजय द्विवेदी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो में शामिल होने के लिए. नमस्कार. जय श्री राम. जय श्री राम. हर हर महादेव. तो डॉक्टर मलिक, डोंट यू थिंक वी शुड नाउ टेक प्रॉपर एक्शन सर? सर बहुत हो गया सर, क्या है ये, मतलब दिस इज नॉट डन. जी बहुत ज्यादा, बिल्कुल निश्चित रूप से जो आपका सजेशन है महत्वपूर्ण है, और उसके साथ साथ एक तरीके से जहां तक विषय एक तरीके से हमें कार्रवाई करने का जो भी आवश्यक होगा निश्चित रूप से राष्ट्र हित में किया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है. और जहां तक भी जिस भी लेवल पे नेसेसिटी होगी वो किया जाएगा. और अगर पर्टिकुलरली बात कर जाए, आपने एक और बात कही थी अपने पिछले सवाल में कही थी, पर्टिकुलरली जयराम रमेश जी का भी नाम लिया था, कांग्रेस पार्टी की बात कही थी और गांधी फैमिली के एडवाइजर्स की बात कही थी. तो उसमें मैं एक लाइन बोल देता हूँ पर्टिकुलर, वो बहुत महत्वपूर्ण भी है. अगर बात कर जाए कांग्रेस पार्टी की, इनके एडवाइजर्स की, और कांग्रेस पार्टी में जिन लोगों का मेन रोल है, अगर जयराम रमेश जी की बात कर जाए वो कम्युनिकेशंस को हेड करते हैं, उसके साथ साथ पवन खेड़ा जी की बात कर जाए वो एक तरीके से मीडिया के इंचार्ज हैं, पूर्ण रूप से चीफ स्पोक्स पर्सन के नाते भी काम कर रहे हैं. अगर बात कर जाए सुप्रिया सुले जी की, तो आईटी की हेड है. हालांकि वो आईटी हेड होने के साथ साथ वो स्पोक्स पर्सन रहने का उनका शौक है, तो निश्चित रूप से वो टीवी डिबेट्स में दिखती है. लेकिन आईटी, अगर कांग्रेस पार्टी की बात कर जाए तो आईटी सेल बिल्कुल जीरो है, और जीरो में भी एक तरीके से माइनस में जा चुका है. और जो जिस प्रकार की हरकतें हैं वो और माइनस में ले जाने का काम कर रहा है, क्योंकि कांग्रेस का जी राम जी करता है तो केवल नेगेटिविटी फैलाने का काम करता है. जी राम जी, बिल आपको विड्रॉ करना पड़ेगा. जी राम जी, बिल आपको विड्रॉ करने पड़ेगा. राहुल गांधी जी ने आपको थ्रेट किया है, बोले कि दिस बिल इज एंटी पुअर, गरीबों के खिलाफ यह बिल है. गांधी जी को भूल गए, महात्मा गांधी जी को भूल गया. आप तुरंत बिल को विड्रॉ कीजिए, नहीं तो खड़गे साहब ने भी कहा संसद से लेकर सड़क तक जो आंदोलन आपके खिलाफ आने वाला है. हाउ डू यू सी द स्टेटमेंट? जी राम जी, बिल इज एंटी पुअर. डॉक्टर मलिक जी, अब पता नहीं कौन राहुल जी को ये सुझाव देता है. राहुल जी सम्मानित व्यक्ति हैं, और उसके साथ साथ जिस प्रकार की अगर बात कर जाए प्रियंका जी की भी, तो वो भी निश्चित रूप से सम्मानित है और वरिष्ठ नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है. लेकिन जिस प्रकार की बयानबाजी और स्टैंड आ रहे हैं ये पूर्ण रूप से गलत है. अब देखिए इसमें कौन सा मुद्दा है, ये इस मुद्दे से क्या करेंगे, इस मुद्दे को बना के जनता में जाएंगे. जनता का ही मुद्दा है ही नहीं, जनता का जो किसान का मुद्दा है उस मुद्दे को पकड़िए, विकास के मुद्दे को पकड़िए. लेकिन ये कुछ अलग ही मुद्दा पकड़ लेते हैं, कहां से कौन इन्हें सलाह देता है. अगर इसकी बात कर जाए तो गांधी जी की अगर बात की जाए तो महात्मा गांधी जी के आदर्शों पर चलने का काम, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को फॉलो करने का पूर्ण रूप से काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है. और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार पूर्ण रूप से कर रही है. अगर बात की जाए स्वच्छता अभियान की, तो स्वच्छ भारत अभियान को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रारंभ किया,
तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के सिद्धांतों को पूर्ण करने का काम किया, उनके सपनों को पूर्ण करने का काम किया। और उसके साथ साथ अगर बात कर जाए गांधी जी के सिद्धांतों की, तो आजादी की तुलना निश्चित रूप से सीधा सीधा स्वच्छता से करते थे, स्वच्छता को महत्वपूर्ण बताते थे। शौचालय के निर्माण का हमने काम किया, वो गांधी जी के सपनों को पूर्ण करने का काम किया। और उसके साथ साथ जहां तक शांति का विषय है, अहिंसा का विषय है और महात्मा गांधी के दिखाए हुए रास्ते का विषय है, तो उनके पक्षियों पर चलने का काम अभूतपूर्व तरीके से भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और वीर सावरकर जी को भी हम अपना मार्गदर्शक मानते हैं, प्रेरणा स्रोत मानते हैं, आदर्श मानते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के रास्ते पर चलते हैं, तो सब महापुरुषों के रास्ते पर चलने का काम हमारी पार्टी निश्चित रूप से राहुल गांधी जी ने बदोही के कारपेट मैन्युफैक्चरर्स का इश्यूज लेकर उठाया। उन्होंने कहा ट्रम्प टैरिफ ने इनको एकदम बर्बाद कर दिया, जो मैन्युफैक्चरर ऑफ बदोही कारपेट्स। तो उनके लिए राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि ट्रम्प्स टैरिफ्स हैव बीन हैविंग अ डिवास्टेटिंग इफेक्ट ऑन आवर बदोही कारपेट मैन्युफैक्चरर्स एंड द गवर्नमेंट शुड टेक अ स्टैंड। इट्स अ फेलियर ऑफ मोदी गवर्नमेंट, कंट्रोल नहीं कर पा रहे ट्रम्प टैरिफ। डॉक्टर मलिक, बदोही कारपेट। देश मजबूत है, देश मजबूत हो रहा है, विकसित भारत, विश्वगुरु भारत का निर्माण हो रहा है और प्रोग्रेस कंट्री कर रहा है, वो सबको स्पष्ट नजर आ रहा है। चाहे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का विषय हो, हर सेक्टर के डेवलपमेंट का, डिफेंस सेक्टर की बात हो, एग्रीकल्चर सेक्टर की बात हो, हेल्थ सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, टूरिज्म सेक्टर हो, और टूरिज्म किस तरीके से किस कदर बढ़ रहा है, जम्मू कश्मीर का टूरिज्म हो, अलग अलग राज्यों का टूरिज्म हो, तो निश्चित रूप से इंडिया ग्रो कर रहा है, इकोनॉमी मजबूत हो रही है, इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। और अगर बात करें जाए वैश्विक पटल पे, तो निश्चित ही भारत का एक मजबूत स्थान है और एक मजबूत इकोनॉमी के रूप में भारत स्थापित है। बदोही कारपेट मैन्युफैक्चरर्स क्या अफेक्टेड है? लोकप्रिय नेता है बदोही जी की अगर बात करें जाए, तो अमेरिका हो, कोई भी राष्ट्र हो, वो हमारे देश के खिलाफ कोई बयानबाजी ना करेगा, ना कर सकता है। और निश्चित ही हमारा देश आज पूर्ण रूप से मजबूत है और भारतीय आप उत्तर प्रदेश में हो, आप उत्तर प्रदेश में हो, तो कोई बात नहीं कर। बदोही कारपेट मैन्युफैक्चरर्स क्या बैडली अफेक्टेड है ट्रम्प टैरिफ्स के वजह से? आपको जरा जानकारी ज्यादा होगा किस प्रकार से बदोही कारपेट मैन्युफैक्चरर्स सफर हो रहा है, नो ट्रेड, एक्सपोर्ट्स में घाटा हुआ है। डॉक्टर मलिक, देखिए, जहां तक पर्टिकुलर ट्रेड का विषय है, तो ट्रेड में किसी रूप में घाटा नहीं हो रहा है। अगर बात कर ली जाए ऊपर नीचे होने की, फ्लक्चुएशन हल्का फुल्का ऊपर नीचे होने की, तो निश्चित रूप से। लेकिन हाँ, अगर पर्टिकुलर उत्तर प्रदेश की, आप भदोही की आपने पर्टिकुलर बात की, और अगर एक तरीके जनरल बेसिस पे ही बात कर ली जाए, तो भारत आज मजबूत स्थिति में है और किसी वजह से, किसी के कारण से हमारे देशवासी या हमारे देश के लोग या हमारे देश का ट्रेड अफेक्ट नहीं करेगा, ये हमें पूरा भरोसा है। और निश्चित रूप से मां भारती के सेवक के नाते हम काम करें। लेकिन एक चीज तो है, उसमें इफेक्ट हुआ है सर, कारपेट इंडस्ट्री पे इफेक्ट हुआ है, काफी और इंडस्ट्रीज पे भी इफेक्ट हुआ है। लेकिन मजे की बात उसमें यह है कि अमेरिका को नवंबर के महीने में जो एक्सपोर्ट्स गई हैं इंडिया से, देव इंक्रीज्ड बाय 11.8%, 11.8% इंक्रीज हुई हैं, एंड दे आर इन द सर्विसेज सेक्टर, तो उसके ऊपर तो टैरिफ है ही नहीं। तो एज ए रिजल्ट ऑफ व्हिच व्हाट हैज हैपेंड इज the amount of exports that have gone from India to the US have actually gone up. और अभी क्या है, अभी साइन होने वाला है, I think it will be signed very very shortly, first week of January, the new tariff rate will be signed. लेकिन जो सवाल प्रदीप जी ने आपसे पूछा सर, उसका आपने जवाब दिया नहीं, जरा दे दें अच्छा रहेगा। गांधी जी का नाम हटाने की जरूरत क्या पड़ गई सर? मनरेगा से MG नरेगा स्कीम जो है, महात्मा गांधी नेशनल रिन्यूअल जो ग्रामीण विकास की जो स्कीम है, उससे गांधी जी का नाम हटाने से क्या होने वाला है सर? मैं मानता हूं 100 दिन से आपने 120 दिन कर दिए, 20 दिन बढ़ गए, उसके अलावा बहुत अलग अलग चीजें हो गई, तो क्या है कि क्या जो आपसे पूछ रहा हूं, पता नहीं आपको अगर इसके बारे में जानकारी नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं देखिए, सर सवाल सुन ले, एक तरीके से रोजगार की गारंटी की, रोजगार सर सवाल सुन ले। जी 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 जी। महात्मा गांधी नरेगा MGNREGA स्कीम जो थी, वो गांधी जी के नाम पे थी और उसी नाम से अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों में अकाउंट खुला करते थे। और फिर DBT इंट्रोड्यूस किया गया इस सरकार द्वारा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो कि मजदूरों के अकाउंट में डायरेक्ट जावे पैसे। लेकिन सुनने में बात यह आई थी कि बीच में जो कॉन्ट्रैक्टर थे, जिनके मनरेगा वाले अकाउंट पुराने थे, वो एक्चुअली अपने अकाउंट में ले रहे थे पैसे और लोगों तक नहीं पहुंच रहे थे। क्या ये वजह है कि उन्होंने नाम ही चेंज कर दिया
कि वो पुराना अकाउंट जो खोल रखा है जिसके द्वारा मजदूरों तक पैसे नहीं पहुंच रहे थे, ग्रामीण वासियों तक पैसे नहीं पहुंच रहे थे, वो मसला ही खत्म हो जाए और उनको डायरेक्ट पैसे जाएं? क्या ये इज दैट द रीजन? आई एम आस्किंग यू सर। नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से ये भी एक रीजन है, और उसके साथ साथ जो बीच में जो करप्शन था, करप्शन को समाप्त करना एक मैं समझता हूँ प्रमुख रीजन है। उसके साथ साथ इफेक्टिव पूर्ण रूप से हो ये योजना, ये भी एक बड़ा इसका उद्देश्य है, रीजन है। और जहां तक विषय एक तरीके से एग्जीक्यूशन का, इम्प्लीमेंटेशन का 100% पूर्ण रूप से ग्राउंड लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे, वो भी एक मैं समझता हूँ पूर्ण रूप से हमारा उद्देश्य है। और जहां तक विषय है एक तरीके से पर्टिकुलरली परिवर्तन का, तो निश्चित रूप से परिवर्तन भी आया है। और उसके साथ साथ रोजगार की गारंटी मुख्य रूप से हमारा उद्देश्य है, रोजगार की गारंटी प्रदान करना ग्रामीण क्षेत्रों में, और ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी लोग हैं उन्हें पूर्ण रूप से रोजगार की गारंटी मिले। गांधी जी का नाम संजय हटा द्विवेदी दिया। जी, संजय द्विवेदी जी, सर गांधी जी का नाम हटा दिया। संजय द्विवेदी जी, संजय राउत जी थे अलॉन्ग विद पृथ्वीराज चौहान जी। ये कहा कि 19 तारीख को आप एक जबरदस्त हलचल देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के शायद कुर्सी जाएंगे और महाराष्ट्र से नया प्रधानमंत्री उभर कर आएगा। आज कुछ नहीं हुआ। क्या संजय राउत जी, पृथ्वीराज चौहान जी को देश से माफी मांगना चाहिए? किस प्रकार से देखते हो द्विवेदी साहब? प्रदीप जी, बजाज जी, पहले मैं जो हमारे अव्वल मलिक जी हैं, हाँ। बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जो किसी बात का जवाब नहीं दे रहे थे, मैं उन बातों को जवाब दे दूंगा आपको। महात्मा गांधी की बात करते हैं, महात्मा गांधी स्वदेशी अपनाने की बात करते थे। और बता दीजिए मुझे, महात्मा गांधी की के बाद स्वदेशी अगर किसी ने अपनाई है तो वो सिर्फ कांग्रेस थी। आज मनरेगा की आप बात कर रहे हैं, मनरेगा की जो बात थी, मनरेगा का सबसे ज्यादा विरोध भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये शायद आपको मालूम होगा, आपके पेजों में होगा। जी। मनरेगा का विरोध सबसे ज्यादा जो किया है वो किया भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन इनको मजबूरी में कांग्रेस की, देखिए कांग्रेस इन्हें घृणा तो है, कांग्रेस इन्हें नफरत तो है, कांग्रेस मिटाओ देश बचाओ ये नारा लगाते हैं। लेकिन कांग्रेस की 90% योजनाएं, ये 90% बात ये कांग्रेस के अपनाते हैं। जैसे विधायकों को तोड़कर, चाहे आसाम ले लीजिए, चाहे कहीं ले लीजिए, तमाम जगह ले लीजिए, महाराष्ट्र ले लीजिए, कहीं ले लीजिए, तो उनके विधायकों को तोड़कर अपनी सरकार बनाना। एनसीपी के लिए कहते थे कि हम चक्की पिसाएंगे, 70,000 घोटाले बाद अब वो एनसीपी अच्छी हो गई। उस एनसीपी का नाम ही इन्होंने पूरा ले लिया इन्होंने। तो देशी की अगर बात महात्मा गांधी जी करते थे तो मुझे आज बता दीजिए कौन सा ऐसा भारतीय जनता पार्टी का नेता है जो स्वदेशी की बात कर रहा है? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जो हमारे 300 राजा थे, यहाँ पे 300 राजा थे, तमाम जमींदार थे, तमाम ऐसी चीजें थी जिनको उन्होंने तोड़कर एक भारतवर्ष बनाया। जब अंग्रेजों ने देश को आजाद किया था तो ये स्थिति नहीं थी। हमारा जो देश था वो टुकड़ों में बटा हुआ था, और टुकड़े में राजा लोग जो अपने हिसाब से कभी अंग्रेजों का समर्थन करते थे और कभी किसी का समर्थन करते थे। लेकिन जो हमारे हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम सभी भाइयों ने मिलकर इस देश को आजाद कराया। उस देश को आजाद कराने के बाद तमाम ऐसी चीजें थी जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा एक सूत्र में बांधा गया, और आज हमारा भारत देश है जिसके ऊपर 75 साल से नाच कर रहे हैं। और हमें मजबूती से गर्व होता है कि हम इस भारतवर्ष में रहते हैं। जहां तक बात और है आपकी, सर, आज जो लोन 50% पहले जब लोन था, आपके पास ही आ रहा हूं सर, बात आपके पूरी पास सुन ही। लीजिए फिर आप कहिएगा, मैं नहीं टोकूंगा। बोलिए द्विवेदी जी, बोलिए। 50 लाख करोड़ का अगर लोन था तो आज 4.5 गुना लोन बढ़ गया है। आप कह रहे हैं साहब हम विकास के लिए लेते हैं, भदोही में जो मैन्युफैक्चरिंग चल रही थी हमारी उसके लिए आप विकास कर रहे हैं। तो भैया अगर श्री राम जी को आप मानते हैं तो श्री राम जी का एक सूत्र था, सभी हमारे लिए अपने हैं। उन्होंने एक धोबी के कहने पर माँ सीता को घर से निकाला था। तो क्या आपने अपनी व्यवस्था बनाई? आपने तो कुछ चुनिंदा जो आपके गुजरात के जो साथी बराती हैं, जो गुजरात उद्योगपति हैं, उनको लेके आप चल रहे हैं। महाराष्ट्र देख लीजिए, महाराष्ट्र में आज क्या एक ही नाम है, या कहीं भी देख लीजिए आप एक ही नाम है। तो ये एक नाम से मैं नहीं कहता हूं कि वो एलिजिबल हो तो उनको दीजिए, लेकिन एक ही के नाम से पूरा भारतवर्ष देना। जैसे किसान वाले 3 बिल आए थे,
किसान के 3 बिल में क्या था कि भंडारण करना था, तो भंडारण के लिए जगह एक व्यक्ति को मिल गई, उन्होंने भंडार गृह बना लिया। अगर हमारा 3 बिल माननीय मोदी जी वापस न करते, जिसमें 700 किसानों की बलिदान हुआ था, 700 किसानों के बलिदान होने के बाद उस बिल को वापस लिया, तो अगर वो बिल वापस ना होता तो आज जो किसान, जो हमारे किसान हैं, वो तो अपना पूरा अनाज एक व्यक्ति को बेच देते, और एक व्यक्ति को बेचने के बाद हमारी जो हमारी महंगाई की और आगे बढ़ जाती। मैं कहता हूँ अगर पेट्रोल डीजल जीएसटी में क्यों नहीं लिया जा रहा, कोई विरोध करे ना करे, आप जीएसटी में लीजिए, उनकी दर कम करिए, आज सर्वांगीण विकास हो गया। मैं मानता हूं जो हमारे अमरेंद्र जी कह रहे थे, आज पूरे देश का सर्वांगीण विकास हो रहा है, अच्छी बात है। तो सर्वांगीण विकास में महंगाई क्यों बढ़ रही है, बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, और पेट्रोल डीजल के दाम क्यों नहीं हो पा रहे हैं, जबकि इन्हीं परिस्थितियों में 2014 से पहले जो कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने इन सब चीजों पे अपना एक वो मौजूद किया था। हमारे यही प्रधानमंत्री जी कहते थे कि मनमोहन सिंह 100 दिन के अंदर महंगाई कम करें, और कहते थे अगर मैं न कर पाया 100 दिन में तो मुझे पीट के भगा दीजिएगा। तो बात मोदी जी खुद कहते थे, भ्रष्टाचार का नाम लिया, भ्रष्टाचार हम खत्म कर देंगे, भ्रष्टाचारी उनके अंदर आ गए, बिल्कुल ठीक खत्म कर दिया उन्होंने। लेकिन भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में लेकर महंगाई खत्म करने की बात कह रहे थे, महंगाई कहां से कहां पहुंच गई पूरी दुनिया से। आज त्रिवेदी जी, संजय राउत जी ने कहा कि हटने वाले हैं मोदी जी, उसमें कुछ बोले नहीं आप, क्या संजय राउत जी ने गलत कहा था? क्या पृथ्वीराज जी, संजय राउत जी को माफी मांगना चाहिए? पत्रकार वो भी है, मैं संजय राउत का सम्मान करता हूं। संजय राउत वो व्यक्ति हैं जिन्होंने ईडी हुई, आईटी हुई, पुलिस हुई, 100 दिन जेल में रहकर शिवसेना गद्दार नहीं बने। लेकिन जिनको आईटी का वो सवाल था, जिनको मुख्यमंत्री बनने का सवाल था, जिनको मंत्री बनने का सवाल था, वो गद्दार आज पार्टी से बाहर होकर दूसरा संगठन चला रहे। मतलब हमारे ही संगठन को लेके मतलब आश्चर्यचकित घटना होती चुनाव, उन्होंने इतना बड़ा खेल कर दिया। तो द्विवेदी जी, एक छोटा सवाल है, इसके पहले कि मैं मुकेश गांधी साहब के पास जाऊं, क्या है कि अभी तक मुझे जवाब मिला नहीं उसका। मैं मानता हूं कि जो मनरेगा स्कीम है उसमें काफी फ्लॉज थे। क्या है कि इसके बावजूद कि डीबीटी चालू हो गया, लाभार्थी चालू हो गए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मतलब लोगों के अकाउंट में पैसा आना शुरू हो गया, फिर भी उसमें खामियां थी। लेकिन नाम चेंज करने की क्या जरूरत पड़ गई सर, ये तो बताइए। देखिए, गांधी जी का नाम क्यों चेंज करने की जरूरत है, ये समझ नहीं आ रहा। मतलब क्या बजाज जी, अभी एक बहाना आपने, अभी एक चीज आपने कही थी कि जो पुराने लोग थे वो मनरेगा के नाम से अकाउंट खुलवाए हुए थे जी, तो उन अकाउंटों का बंद नहीं किया जा सकता। जब इतनी ज्यादा इनके पास पावर है, जेल में डाल सकते थे अकाउंट खुलाने की दम है, तो क्या बंद नहीं किया सकते थे? अरे जेल में डाल सकते थे। ये सिर्फ ये जो भी चीजें हैं, ये सिर्फ क्योंकि सर जेल में डाल सकते थे उनको, उन सबको जेल में डाल देते जिसने पैसे खाए। मैं वही कह रहा हूं, उनको बंद करके उनको जेल में डाल सकते थे। तो ये कुछ समझ लेकिन नहीं ये है। कौन बताएगा? तो ये समझ में नहीं है सर। हम तो बोल रहे हैं ना, हम तो यहाँ बोल रहे हैं ना सर, क्या बात कर रहे हैं, कौन बताएगा? हम बता रहे हैं ना सर, क्या बात कर रहे हैं आप सर? एक एक चीज के ऊपर हम लोग खुलासा तो करेंगे ही ना, ऐसी बात तो नहीं है दैट वी विल नॉट टॉक। द पॉइंट इज, नाम चेंज करने के पीछे क्या मंशा है, मेरी अभी तक समझ के बाद है। इसके बावजूद मुकेश गांधी साहब कि जब भी आप मोदी जी की बात सुने, मोदी जी को जब भी सुने आप, 2002 से लेकर के आज तक उनकी जो ऑफिशियल पब्लिक लाइफ है, जैसा वो खुद बोलते हैं, आधिकारिक तौर पर जो मेरी जन सेवा का जो मेरा कार्यकाल रहा है वो 2002 से आज तक का रहा है, मतलब 24 साल का। ठीक है सर? वो कहते हैं कि वो हमेशा गांधी जी को ही फॉलो करते हैं, महात्मा गांधी को। सोने के पहले गांधी जी की एक किताब है छोटी सी, माई थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप, उसको पढ़ने के पहले मोदी जी सोते नहीं है। फिर भी मोदी जी ने ये चेंज कर दिया नाम। But before we come to that, I have something which I want to say, which is already appearing in breaking news. But all the same, I would like to read it out to every one of you. अविरुल मलिक साहब, सुनने वाली बात है, जरा ध्यान से सुनिए। इंडियन एक्सपोर्ट्स टू यूएसए, वो कह रहे थे भदोही में कारपेट मैन्युफैक्चरर जो है उनकी जरा हालत खराब हुई, करेक्ट है, हुई। लेकिन नवंबर में हमारी एक्सपोर्ट्स जो है वो यूएसए को देवर अप बाय 11.38%, 11.38% इंक्रीज। टू चाइना, मुकेश गांधी साहब सुनने वाली बात है,
Indian exports up by 32.83%. 32.83% to China. Indian exports to Spain up by 54.54%, almost 55%. And number 3, the rupee has become stronger, where the rupee had gone down to about 91 rupees 30 paisa as compared to the dollar. It has again gone down to 89 rupees 38 paisa today. Ab Mukesh Gandhi sahab, aap bole. Please go ahead, sir. Yeah, Rajiv ji, I appreciate your figures and for the export of the Indian government. मेरी एक बात ये कहना है कि मनरेगा का नाम जी राम जी योजना क्यों किया गया, ये सभी को सवाल होता है। वास्तव में मोदी जी महात्मा गांधी जी के, बापू जी के खिलाफ नहीं है, उनकी विचारधारा के खिलाफ भी नहीं है, और उनके बारे में कुछ बातें समाज में फैली हुई है, कुछ मीडिया ने फैलाई है, उनको भी वो सपोर्ट नहीं करते हैं। पर मनरेगा का अब जितना नाम बदलने का जो काम है ना, उसको अब कंपेयर मैं करूं तो मैं नोटबंदी के साथ कर सकता हूं। जब नोटबंदी हुई तो लोग कहते थे कि नोटबंदी करके इतना करोड़ों रुपयों का खर्च करके मोदी जी को क्या मिला। पर अभी जब आप धुरंधर पिक्चर देखेंगे तब आम जनता को पता चलता है कि ये इनके पीछे मोदी जी का क्या कारण था। ये एक पॉइंट है। दूसरा बात यह है कि मनरेगा के नाम पे, जैसे दूसरी बात आप कंपेयर करें तो एक जमाने में हमारे माननीय शरद पवार जी ने 70,000 करोड़ के किसानों के लिए बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन करवाया था, और वो 70,000 करोड़ किसानों तक नहीं पहुंचा मैक्सिमम। पर मैक्सिमम पैसा वो जितनी कोऑपरेटिव बैंक जो फर्चे में गई थी उनके अकाउंट में पैसे गए और किसानों को कम मिला, ये हकीकत है। आज मनरेगा के माध्यम से, मैं कच्छ में भी जाता था पहले, मुझे मालूम है कि वहां मनरेगा में काम करने वाली औरतें 7वें महीने 8वें महीने की प्रेग्नेंट लेडीज को भी जब उनको 10 रुपया, एक दृष्टांत से कहता हूं, 10 रुपया जो मनरेगा से आता था तो उनके हाथ में खाली 3-4 रुपया आता था। अभी क्या है कि हमारी गवर्नमेंट कितना भी प्रयत्न करे, आपने कहा कि अकाउंट बंद कर देनी चाहिए, पर विच इज वेरी डिफिकल्ट। आज मनरेगा से जी राम जी की योजना करने में गवर्नमेंट को 1000 करोड़ का खर्चा भी होगा, पर ये करने के बाद में आज 60 और 40 का रेशियो जो किया है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, और उनके ऊपर जो चेकिंग लाए हैं, जितने भी नॉर्म्स है, मैंने डिटेल में पढ़ा है कि ये मनरेगा का जी राम जी का जो इन्होंने कन्वर्जन किया है, इसमें गांधी जी के खिलाफ में कोई मनोभूमिका मोदी जी की या बीजेपी यूपी गवर्नमेंट की नहीं है। इनकी भूमिका एक ही है कि जो लाभार्थी को डीबीटी के माध्यम से पैसा मिलता नहीं था, कम पैसा मिलता था या नहीं मिलता था, तो उनके खाते में अब पैसा जाएंगे। और अभी भी जो किसानों को जब अतिवृष्टि या दुकाल जब भी होता है तब जो पैसे मिलने चाहिए वो पैसे भी नहीं मिलते थे, वो भी सॉल्यूशन आ जाएगा। तो जी राम जी की योजना करने में कोई हिंदुत्व का प्रचार नहीं है, सनातन धर्म का प्रचार नहीं है। अगर वो भी वास्तव तो में क्या तो होगा? महात्मा गांधी जी ने भी अपने प्राण हे राम करके छोड़े थे, सर, तो क्या वही गांधी जी को राम तक आगे बढ़ाया है। एक सवाल पूछ लूं, सर? जी राम जी की योजना बहुत ही प्रैक्टिकल, रेशनल Right. मुकेश लास्ट तक सर मैं आ रहा हूं आपके है। पास। सर एक सवाल मुझे पूछने दो ना, मुझे पूछने दो सर। हाँ, द्विवेदी जी, बोलिए। मैं पूछ लूं आता हूं आपके पास। सर एक छोटा सवाल है, हाँ बोलिए। आपने जी राम जी कर दिया, चलो ठीक है, वेरी गुड, जी राम जी, राम राम जी, जी राम जी। यूपी में तो अब तक जय श्री राम तो कोई बोलता नहीं था, राम राम बोला करते थे। डॉक्टर अविरल मलिक जो हैं इसके, और संजय द्विवेदी जी इस बात के बिल्कुल फिटनेस होंगे कि 20 साल 25 साल पहले तो हर कोई राम राम ही बोला करता था। मैं अभी भी बोलते हैं वैसे, यहां तक के मैं आपको बताऊं क्या होता था, ईद के दिन लोग जाकर के मुसलमानों को मुबारक देते थे ईद की, अरे तने ईद की राम राम, ये बोला करते थे लोग। मैं मजाक कर रहा हूं, इट इज द ट्रूथ बाय द वे, इट इज द एब्सोल्यूट ट्रूथ। और लोग माइंड नहीं करते थे और सामने से राम राम बोला करते थे। वी शुड गेट बैक दैट कल्चर। लेकिन मैं आपसे छोटा सवाल पूछ रहा हूं सर, नाम चेंज करने के बाद ये जो जितने कॉन्ट्रैक्टर हैं जिनके खिलाफ आप ये एक्शन ले रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, एक्शन ले रहे हैं, कितना टाइम लगेगा उनको जी राम जी के अंदर अपना अकाउंट खोलने में? कितना टाइम लगेगा उनको? नंबर 2, एक बेसिक चीज आप जो है उसको नजरअंदाज कर रहे हैं सर।
सर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा मजदूरों के अकाउंट में पैसा जाएगा, अभी भी जा रहा है। और जब पैसा जाएगा हर एक को मालूम पड़ जाएगा, बैंक मैनेजर बता देगा कि भैया सबके अकाउंट में पैसा आ गया। कॉन्ट्रैक्टर साहब घर पे आके बोल देंगे तेरे को अगला काम चाहिए, अब बोल दे इतना तेरे को मेरे को देना है। हाउ विल यू स्टॉप इट सर? टिल यू फिनिश दैट सर, टिल यू फिनिश दैट एट सोर्स। यस Even यस this scheme नहीं नहीं, ये बात तो आपके सामने ऐसे रखा। है जी। कि आज हमारे राजीव जी, हमारे देश में समाज सेवी कार्यकर्ता बहुत है, धार्मिक प्रचार करने वाले लोग बहुत हैं, पर ये जो एक्चुअली लोगों को, लाभार्थियों को पैसा नहीं मिलता है, तब गवर्नमेंट को सहयोग देकर के उनके लिए बोलने के लिए, रेवोल्यूशन करने के लिए लोग हमारे पास कम हैं, वो बढ़ने चाहिए। सरकार अच्छी योजना अच्छे हेतु से बनाती है सर, सभी सरकारें बनाती है अच्छी योजना। को ले जाने के लिए जी। आम लोगों को भी उसमें सहयोग करना चाहिए। सबको करना चाहिए सर। नेशनल हेराल्ड में क्या होने वाला है? खड़गे साहब ने कहा कि बोथ मोदी जी एंड राहुल गांधी हैज टू रिजाइन। क्या Rahul Gandhi. you are And Amit Shah. and Amit Shah, Modi ji No. and Amit Shah has to resign, and Mukesh Gandhi sahab, you have been a study, you have a classic study of the constitution. Don't Yeah. you believe insidious encroachments on personal liberty of Sonia Gandhi and Rahul Gandhi? आपने राहुल गांधी को पूरे दिन 4-4 घंटे 5-5 घंटे एक दिन में आपने इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन पर लगा दिया। आखिरकार फर्स्ट हियरिंग में ही कोर्ट ने कहा कि विल नॉट टेक कॉग्निजेंस ऑफ द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो किस प्रकार से देखते हो? एज अ पर्सन हु बिलीव्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, डू यू थिंक द गवर्नमेंट इज मिसयूजिंग द एक्सटर्नल एजेंसीज, द सेंट्रल एजेंसीज? गांधी साहब, सर, ये नेशनल हेराल्ड का इश्यू जो है वो बड़ा पेचीदा है। मुझे भी कभी कभी आपकी तरह प्रश्न होता है, भले मैं यूपी गवर्नमेंट के सपोर्ट में हूं, पर मुझे होता है कि मोदी जी इनको अनटू द लास्ट ले जाकर के राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी के ऊपर एक्शन क्यों नहीं लेते हैं। देखिए, एक ऐसा है कि इस तरह से ही प्रदीप जी, एक दूसरा इश्यू भी ऐसा ही है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मेमोरियल का जो ये है, उसमें सोनिया गांधी जी ने एक जमाने में, अभी थोड़े टाइम पहले, अभी ये लास्ट लोकसभा में ये इश्यू आया था राज्यसभा में, कि 11 बॉक्स जो थे वो सोनिया गांधी जी लेकर के अपने घर पे, अपने बंगले पे इन्होंने रिस्टोर कर लिया। और हमारे ब्रिटेन में, यूके में मैडम 4500 बॉक्सेस मैडम। में नेहरू जी, लॉर्ड माउंटबेटन और धीमे बोलो। उनकी पत्नी का, उनका सबका जो कॉरेस्पॉन्डेंस था वो सारा उसके अंदर बंद है। अभी ये बातों को भी क्यों हमारी गवर्नमेंट उजागर नहीं करती है? इतने बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स भी आज सोनिया जी के पास पड़े हैं, तो वो सोनिया जी के पास से वो डॉक्यूमेंट वापस लेकर के हमारे प्राइम मिनिस्टर मेमोरियल नहीं है मेरे में पास। क्यों वापस नहीं आते हैं? इसी तरह से ये नेशनल हेराल्ड का इश्यू ऐसा है कि वो क्लियर कट करप्शन का इश्यू है, फिर भी उसके अंदर एक एफआईआर नहीं हुई, ये माध्यम से उसको रिजेक्ट किया जाता है और उसके ऊपर एक्शन ली नहीं जाती है। सर, या मेरे को तो ये बाबत, राजीव जी आप एक्सपर्ट हैं, आप मुझे समझाइए कि क्यों हो रहा है। मैं आपको प्रश्न करता हूं। इट्स वेरी सिंपल, सीधी बात है सर। जो ईडी का जो भी आईओ रहा होगा वहां पे, इट इज यूजुअली दिस काइंड ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन इज यूजुअली डन बाय समबडी हु इज डेजिग्नेटेड अ डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ ईडी। डेप्यूटी डायरेक्टर या असिस्टेंट डायरेक्टर की जो पोस्ट होती है ईडी के अंदर, बहुत बड़ी पोस्ट नहीं होती है, इट इज द पोस्ट ऑफ अ सीनियर पीआई। उसके लेवल की होती है, उसके ऊपर होता है डेप्यूटी डायरेक्टर, उसके ऊपर होता है जॉइंट डायरेक्टर। मेरा ये कहना है कि सर दे जंप द गन। उनको ये लगा कि भैया हम जो हैं वील गेट इनटू द गुड बुक्स ऑफ यू नो हु, तो उन्होंने इग्नोर कर दिया कि ईओडब्ल्यू का जो एफआईआर है सर, आप उसके तहत चले ना। क्योंकि एक चीज देखिए, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो चार्टर है उसमें दो चीजें हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वन, इट इज सपोज टू इन्वेस्टिगेट नार्को टेररिज्म। वेरी अनफॉर्चुनेटली एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हैज फॉरगॉटन दैट रोल। उनका जो ओरिजिनल रोल था वो भूल गए उसके बारे में। मैं आ रहा हूं द्विवेदी जी, आप ही के पास आ रहा हूं, डोंट वरी। नंबर 2, ED does not have the right to file an FIR on its own. They can only go on the basis of a predicate offense. It is called a predicate offense which has already been filed. उसके बेसिस पे आप अपना अलग से ECIR फाइल कर सकते हैं। वो ECIR is not even made available to the accused. वो ECIR जो है वो ED के पास ही रहता है। यहां पर अरे दिल्ली पुलिस के EOW में इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं हुई है
और आप कोर्ट में चले गए हैं और आपने इतनी इन्वेस्टिगेशन कर दी। कोर्ट ने यह पूछा व्हाई हैव यू कम हियर। अभिषेक मनु सिंघवी इनफैक्ट डिड नॉट इवन हैव टू आर्ग्यू। जज साहब ने सिर्फ यह पूछा कि यार ये एक प्रोसीजर है, उसको तो फॉलो करो। हाउ कैन आई हियर दिस केस? फर्स्ट यू इन्वेस्टिगेट, लेट द इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ऑफ दिल्ली, लेट देम इन्वेस्टिगेट, उसके बाद आप अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी करिए, फिर आप आइए। बट यही पॉइंट है मुकेश गांधी साहब, हम लोग कर रहे हैं कि ईडी। द्विवेदी जी वांटेड टू से समथिंग। द्विवेदी जी, ना जस्ट फिनिश दिस मुकेश गांधी साहब, कि बिना एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट सेंट्रल एजेंसी है, एक सेंट्रल एजेंसी क्या इतना बड़ा बेवकूफी कर सकता है? Not do. हाउ कैन Can't दैट do. मींस ये वेस्टेड इंटरेस्ट है कि आपको हैरेसमेंट करना है किसको? हाउ डू यू फील? कैन अ सेंट्रल एजेंसी इतना बड़ा ओमिशन कर सकता है? मुकेश गांधी साहब। हाँ सर, सेंट्रल ये जो सीडी अरे ईडी डिपार्टमेंट है वो इतना फुलिश नहीं है, इतने सारे केसों को वो बनाते हैं और बिना एफआईआर वो इन्वेस्टिगेशन भी शुरू नहीं कर सकते हैं, फिर भी इन्होंने किया। तो मुझे तो ये लगता है कि बीजेपी गवर्नमेंट एक तरह से सोनिया जी और राहुल गांधी को प्रोटेक्ट करने का काम भी कर रही है। प्रोटेक्ट करने, चलिए दैट्स अ न्यू वन। द्विवेदी जी आप कुछ बोलना चाह रहे थे, देन आई हैव टू गो बैक टू डॉक्टर अब्दुल मलिक। बोलिए सर प्लीज। देखिए, जब मोदी जी ने 2014 में गद्दी संभाली या 2013 में, तो उनको लगा कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है इस देश में 2014 जो हमको टक्कर दे सकती है जी। अब इस इस कांग्रेस पार्टी में कौन लोग हैं जिनको हम अटैक करें? उनको लगा सोनिया गांधी एक है, एक राहुल गांधी जी अटैक करने वाले हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा तो किनारे थी, वो कभी कभी आती, इसलिए कभी कभी ईडी द्वारा उनको प्रताड़ित किया जाता था, उनके हस्बैंड को। प्रियंका गांधी को नहीं किया जाता था। तो सोनिया है तो ईडी का दुरुपयोग या आईटी का दुरुपयोग, सीबीआई का दुरुपयोग इन्होंने पहले ही जो समझ लिया था कि इसका दुरुपयोग हम कैसे कर सकते हैं। इन्होंने ईडी से इतना कहा कि इनको बुलाओ, इनसे पूछताछ करो और इनको उलझाए रहो इस मैटर में उलझाए रहो। और उसमें बस इनके पास क्या, मोदी जी कहते थे सोनिया और राहुल जमानत में हैं, सोनिया राहुल जमानत, इनके जितने भी 11-12 साल में जितने भी इनके प्रवक्ता आए होंगे, शायद उनका एक मतलब होता था कि बेल पे हैं निश्चित। लेकिन हर चीज की एक सीमा होती है, जैसे नहीं सत्य जो है परेशान हो सकता है, लेकिन सत्य पराजित नहीं हो सकता है। वही बात आज निकल क्या गई, सत्य परेशान तो हुआ लेकिन पराजित नहीं हुआ। आखिरकार वो चीज सामने आई और ये वहां पे पहुंचे और इनको वापस भेज दिया गया। क्योंकि ये चीज अगर सही में कोई होता, 2000 करोड़ रुपए का अगर कोई होता तो निश्चित ट्रांजेक्शन होता और चीजें होती, इनको सबूत मिलते। लेकिन इस मैटर को सिर्फ देश को दिखाने के लिए, देश को समझाने के लिए कि साहब राहुल, कांग्रेस पार्टी के जो राहुल गांधी है या गांधी परिवार वो सबसे बड़ा चोर है। लेकिन मैं एक बात पूछता हूँ, गांधी परिवार ने या कांग्रेस पार्टी ने 65 साल राज्य किया, 65 साल से आप 6 साल घटा दीजिए उनके, इतने साल राज्य किया। और जो हमारी इनकम टैक्स वगैरह जो टीम है वो बराबर संग में जाती थी। कितना धन इनके अकाउंट में रहा? पिछली बार मेरे कान आवाज कम हो गई थी, मैंने आपकी बात सुनी लेकिन जवाब नहीं दे पाया मैं। आपने कहा उनके जो वर्कर थे उनके अकाउंट में पैसा गया होगा। देखिए, उनके अकाउंट में पैसा जाना और पार्टी के फंड में 10,000 करोड़ रहना और इलेक्टोरल बॉन्ड में अरबों खरबों रुपए रहना, दोनों में अंतर है। आज महंगाई गरीबी कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रही है? जब कभी 2,000 करोड़ रुपए का कांग्रेस ने अपना कार्यालय नहीं बनवा लिया, 20-20 करोड़ देके 1,000 जिला कार्यालय नहीं बनवा लिए कांग्रेस ने। जबकि इनसे अभी जो 11 साल राज्य किया, उन्होंने तो 56-57 साल राज्य किया, लेकिन क्यों नहीं बनवा पाए? उनका एक सूत्री कार्यक्रम था, जिस तरह उनको देश मिला था, कोयले का इंजन था, कोयले चलने वाली रेलगाड़ी थी, इलेक्ट्रिकल बनाई गई, उनके रिजिम में हुआ। और सुई से लेके एरोप्लेन तक बनाने की अपनी डाली गई, जबकि पाकिस्तान, मगर आपका एग्जिस्टेंस क्वेश्चन लगा और हम भी आजाद हुए। आज हमारी इकोनॉमी देख लीजिए, आज हमारी आर्थिक शिवसेना यूपीटी उबाटा के एग्जिस्टेंस पर प्रश्न लगा दिया एकनाथ शिंदे जी ने। जब एकनाथ शिंदे जी ने आरएसएस हेडक्वार्टर्स में जाकर वहां प्रणाम किया था, वहां पर प्रणाम कर दिया और कहा कि आरएसएस और शिवसेना का आइडियोलॉजी एकदम सही, एक ही लाइन पर चलता है, मंजिल एक ही है।
तो उन्होंने उद्धव जी ये दिखा दिया, उद्धव जी आरएसएस और हिंदुत्व के आइडियोलॉजी से बहुत दूर चला। सेकंड, इम्पीचमेंट में आपको एक्सपोज कर दिया। देखिए, मैंने क्या दीप वाले एपिसोड में, जज वाले एपिसोड में आपके लीडर जो लोकसभा में थे वो भी ढंग से जवाब नहीं दे पाया कि क्या हम इम्पीचमेंट में क्यों हासिल। मैं जवाब दे रहा हूं बोलिए। मैं जवाब दे रहा हूं आपको ना, मुझे मैं जवाब दे रहा हूं आपको। एक मिनट आज आरएसएस जो है 100 साल से ऊपर हो गई, आरएसएस 100 साल से ऊपर हो गई। द्विवेदी जी, मैं आपको एक प्रश्न करना ये मुकेश जी, एक मिनट, आज तक जो बाला साहब ठाकरे जी ने कांग्रेस का विरोध किया, वो कांग्रेस की इतनी तारीफें काबिल क्यों बन गए हैं उद्धव ठाकरे जी और आप? प्रदीप जी की बात इसका का जवाब तो दीजिए। पहले मैं प्रदीप जी की बात का जवाब दे दूं, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा 1 to 1, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल जवाब दूंगा, उसीलिए मैं बैठा हूं। मैं कह रहा हूं प्रदीप जी, आज 100 साल हो गए आरएसएस को, आरएसएस को आज 100 साल हो गए। तो हमारा देश आजाद हुए 70 साल हुए हैं। मतलब देश आजादी के 25 साल पहले आरएसएस की नींव पड़ गई थी। क्या आरएसएस के किसी कार्यकर्ता को आपने, आरएसएस किसी व्यक्ति को आपने, जो हमारे अंग्रेज भगाओ आंदोलन चल रहा था, देश आजादी का आंदोलन चल रहा था, उसमें कहीं देखा आपने इनको? सर, ये कांग्रेस का प्रचार है, आरएसएस के बहुत लोग थे उसमें। आप अरे कहाँ दिखाई नहीं पड़ रहे मान्यवर? अरे मुकेश गांधी साहब नहीं थे ना, छोड़िए ना। एक भी आदमी दिखा दीजिए, एक भी आदमी दिखा दीजिए। Sir, there is an official letter from Guruji which says to the British, we are not participating officially in the Quit India movement. He has said so very, very clearly. अरे पर कितने क्रांतिकारी आरएसएस के साथ जुड़े हुए स्वतंत्र सेनानी बने हैं, उनके पेंशन भी चालू थे। आप क्या बात करते हैं सर? सर, मैं बात करता हूँ। अभी मेरे बहन आश्रम के अहमदाबाद आश्रम से निकली है, उस वक्त में आरएसएस का नाम लेकर के नहीं, आरएसएस की विचारधारा को लेने वाले That's a separate issue, क्रांतिकारी sir. ने ये हमारे So that's a separate issue. RSS official stand. इतनी बड़ी Sir, इसने the official stand. का नाम दबा दिया है। Official stand of the RSS on the Quit India movement was, we are not participating in this as an organization. However, individual members are free to choose whatever they want to do, but don't take the name of the RSS. उन्होंने clear cut बोला था. And it was a very right decision. Sir, they did not want the organization to be destroyed. Sir, they did not want the organization to be destroyed. उसमें क्या है? It was a tactical decision. क्या है? Yes. So what? But officially, RSS did not participate in the Quit India movement. That is the official stand, sir. And there is nothing wrong with it. यहाँ पर आप So एक्सपोज हो चुके हैं। मैं ये कह रहा हूँ, so what? So what? आप यहाँ पर एक्सपोज हो चुके हैं। जब एकनाथ शिंदे जी आरएसएस के वहां पर जाकर वंदन करते हेडक्वार्टर्स में, मैं उसी पे तो आ रहा हूँ सर प्रदीप जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ। बोलिए सर। आरएसएस ने आज तक कभी अपना फ्लैग नहीं लहराया अपने ऑफिस पे, और हम फ्लैग में लहराते हैं, और हम बाला साहब ठाकरे की अनुयायी हैं। हम बाला साहब ठाकरे जो कार्य किए, जो उनके सिद्धांत हैं, जो उनकी राजभक्ति है, जो उनका हिंदुत्व है, हम उस पर काम करते हैं। हम किसी दूसरे संगठन को लेके हम उस पर काम नहीं करते हैं। आरएसएस ने क्या किया क्या नहीं किया इस पर मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे के, जो कि मैं खुद मिला हूं उनसे, मैंने खुद उनसे बातचीत की। मैं एक मंत्री को लेकर गया था वहां से, उत्तर प्रदेश से, और उन्होंने उसे ज्वाइन करने के लिए मना कर दिया। मैं उन विचारों से सैनिक हूँ, मैं ऐसे विचारों से सैनिक नहीं हूँ कि एकनाथ शिंदे गद्दार हैं। अगर एकनाथ शिंदे गद्दार ना होते तो पार्टी छोड़ के नहीं जाते मुख्यमंत्री बनने के लिए। ईडी छोड़ के, सीबीआई छोड़ के, जेल ना जाना पड़े एकनाथ शिंदे को, मुख्यमंत्री पद लेके ज्वाइन कर लिया। अमित शाह जी के साथ की और शरद पवार के साथ में वर्डिक नहीं दी गई थी, फिर भी उन्होंने जाकर के गवर्नमेंट बनाई। तो गद्दारी पहले किसने की? अरे गद्दारी पहले भाजपा ने की। अजीत दादा पवार के साथ उन्होंने सरकार क्यों बनाई? अजीत दादा पवार के साथ सरकार क्यों बनाई? गद्दारी भाजपा ने की। भाजपा गद्दार पार्टी है, भाजपा गद्दार पार्टी है, जो देश से दुश्मन है। पीडीपी की उनके साथ सरकार बनाई। सबसे ज्यादा गद्दार पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जो जिनकी ना कोई नीतियां है, ना कोई सिद्धांत है, ना कोई नेता है, कुछ नहीं है। Let me go to Samir Patel. Let me go to Dr. Aviral Malik. चाहे किसी पार्टी को तोड़ दे,
कि जिन पार्टी की लूट जी, गए जी, सरकार बनाने सर, के ये नाम तो में, पुरानी और बात हो 10,000 गई। करोड़ रुपए जो अरे उनके सर, ये तो पास पुरानी बात हो गई। महंगाई बढ़ाने के अच्छा, लिए है, मुकेश गांधी जी, बेरोजगारी बढ़ाने के लिए है। मुकेश गांधी जी, संजय द्विवेदी जी, एक छोटी सी बात मैं आप सब लोगों के सामने रखना चाहता हूं। आपने जो कहा ना कि शिवसेना जो है, शिवसेना कार्यालय के ऊपर हमेशा तिरंगा झंडा फहराया जाता था, सर अलाउड नहीं था। अगेन आई एम ट्राइंग टू टेल यू सर, उसका तो अलाउ हुआ है। वो जो जिंदल साहब ने जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए, किसी को भी अलाउड होना चाहिए अपने घर के ऊपर झंडा लगाना। जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया उसके बाद जाकर के अलाउ हुआ है सर। हाँ, मानता हूं उसके बाद भी 2 साल तक आरएसएस ने नहीं लगाया। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनको कहा कि भाई अब लगाना पड़ेगा, अब ये गड़बड़ मत कीजिए। Sir, the permission wasn't there. Let me tell you very frankly. But these are minor matters. Again, I'm trying to tell you this. All of us are Indians. मैं आपको एक और छोटी सी बात आपको एक बताता हूँ। अभी भी हाल ही में, आई थिंक इट वाज इन बिहार में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कोई लड़की थी, एक स्कूल की बच्ची थी, वो पाकिस्तान की बड़ी तारीफ कर रही थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। उसके खिलाफ केस कर दिया गया, 10वीं जमात की थी। उसको जब कोर्ट के सामने लाए गए तो पटना हाई कोर्ट ने यह कहा कि आप पूरी डिसेंट जो है, डेमोक्रेसी का मतलब होता है डिसेंट, डिसएग्रीमेंट, आप क्या उसको बंद कर देंगे? इसको बाहर छोड़िए, केस विड्रॉ कीजिए। He said, it is all right. It is her choice. If she wants to praise Pakistan, let her. ये पटना हाई कोर्ट का ऑर्डर है सर। ये भारत है, भारत में लोकतंत्र है सर, भारत में लोकतंत्र है, अलग अलग विचारधाराएं चलती हैं। We have to accept it. That's all I'm saying. Let me go across to Dr. अविरल मलिक। अविरल मलिक साहब, अब इसकी क्या रेलेवेंस है, आप मुझे ये बताइए। आरएसएस ने इंडिपेंडेंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया। अरे नहीं किया यार, तो क्या हो गया? आरएसएस जितना काम अभी कर रही है, समाज सेवा जितना कर रही है, मैंने तो बाला साहब ठाकरे के मुंह से खुद अपने हम लोगों ने ना जाने कितनी मर्तबा सुना है। हमारे तो घर पे कितनी बार आए हैं बाला साहब ठाकरे, कितनी बार सुना है कि यार देखो। एंड इन फैक्ट ये भी आपको बता दूं, शिव सैनिकों को एड्रेस करते हुए ये कहा, ये देखा इनको, ये देखा ये आरएसएस के जो लोग हैं किस तरीके से, फॉर एग्जांपल मोरबी में फ्लड्स हुए, सबसे पहले आरएसएस पहुंची। फॉर एग्जांपल इधर अपने भुज के अंदर अर्थक्वेक हुआ, सबसे पहले आरएसएस पहुंची। जहां पर कोई भी डिजास्टर हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, सब के लोग पहुंचते हैं सर। ऐसी क्या बात है? बाकी सब लोग भी अच्छा काम करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेरा ये कहना है शिव सैनिकों ने भी बहुत अच्छा काम किया है सर। उस पर अब जरा बाद में डिबेट करेंगे सर। गांधी साहब, अगर बाद में उस पर डिबेट करें तो अच्छा रहेगा, आपके लिए भी और मेरी सेहत के लिए भी, सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बाला साहब कमलाबाई का कोटा, हाँ बिल्कुल सर, पता नहीं क्यों कहते थे सर, वो उनका लहजा था, पता नहीं क्या क्या बोल जाते थे बाला वो साहब। क्या बोलते थे मुझे नहीं मालूम सर। कमलाबाई का कोठा सर वो ग्रेट आदमी थे सर, वो ग्रेट आदमी। लेट मी आस्क डॉक्टर मलिक। अरे सर, लेट मी आस्क डॉक्टर मलिक। डॉक्टर मलिक साहब, आप ये बताइए, आवर एक्सपोर्ट्स टू यूएसए आर अप, आवर एक्सपोर्ट्स टू स्पेन आर अप, आवर एक्सपोर्ट्स टू चाइना। चाइना से तो हमारा ट्रेड डेफिसिट सर इतना बड़ा है, हालत खराब हो जाएगी। आई एम सो हैप्पी, नवंबर के अंदर वी हैव एक्सपोर्टेड 33% मोर टू स्पेन, exports up even to UAE, exports up to Abu Dhabi, exports up to Dubai. All I am saying is everything is doing well. अब मेरा ये कहना है कि सरकार को, आपके साथ विनती है सरकार को, क्या है कि all these exports are coming mostly from services. Let me tell you this. Services में क्या होता है? These are very highly specialized services. IT, coding, ये जो पूरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सेक्टर है वो बहुत हाईली स्पेशलाइज्ड है सर। क्या है कि कॉमन आदमी उसमें से जरा रह जाता है। तो जब तक वो दूसरी नौकरियां आप लोग क्रिएट नहीं करेंगे तो ये बात हर जगह पे फैलेगी नहीं कि हाँ नौकरियां मिल रही हैं। डॉक्टर मलिक, अब आप बताएं, आपको लगता नहीं कि इसके ऊपर जरा फोकस करना चाहिए टू वाइडन योर गेज? अभी बहुत अच्छा हो रहा है, बट इट इज कमिंग मोस्टली फ्रॉम सर्विसेज एंड फ्रॉम गुड्स। बट जैसा कि प्रदीप जी ने आपसे पूछा था, भदोही में जो कारपेट मेकर्स हैं बेचारे, उनका धंधा बंद हो गया क्योंकि 50% टैरिफ लग गए। 50% टैरिफ लग गए तो इंपोर्टर ने लेना बंद कर दिया। वो 50% अगर बढ़ जाएगा तो क्यों लेगा भाई? तो पाकिस्तान में जो कारपेट बन रहे हैं वो बिक रहे हैं वहां पे। वेरी फ्रैंकली दैट्स व्हाट इज हैपनिंग। अब अगर जैसे ही, जैसा कि हमारे पीयूष गोयल साहब कह रहे हैं कि जैसे ही टैरिफ पे एग्रीमेंट हो जाएगी, विल बी बैक टू 12 और 13%, दोबारा शुरू हो जाएगा। लेकिन फिर भी लोगों का, आम लोगों का जो धंधा है, आम लोगों की जो नौकरियां हैं, उसके ऊपर भी सरकार को अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। डॉक्टर मलिक, आप बताएं सर, प्लीज प्लीज।
जी नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से आपके इस विषय से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूं। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से नौकरियों का, रोजगार का, उस चीज पे एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के ऊपर हमारी सरकार पूर्ण रूप से फोकस कर रही है। और उसके साथ साथ अगर बात कर जाए प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की और प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की, तो सबको स्पष्ट दिख रहा है कि किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है प्राइवेट सेक्टर में भी। और सरकारी भर्तियों की भी अगर बात कर जाए, वहां भी हो रहा है, इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है, अच्छा रोजगार भी चल रहा है और उद्योग धंधे भी अच्छे चल रहे हैं, विकास भी हो रहा है, हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। किसी स्टेट की बात कर जाए, लेकिन आप कुछ स्टेट्स की तो मैं बात बिल्कुल नहीं करना चाहूंगा, उन्हें बंगाल इन्वॉल्व है मुख्य रूप से। पश्चिम बंगाल में कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा, मैंने खुद जाके देखा है और वहां एकदम बहुत बुरी कंडीशन है बंगाल की। कोई भी व्यक्ति चला जाए, ये मतलब दलगत राजनीति का विषय नहीं है, लेकिन हाँ, वहां किसी रूप में विकास नहीं है और केंद्र की योजनाओं का लाभ मिलने से राज्य सरकार अड़चन डालती है। ये भी एक बड़ा विषय है, स्पष्ट विषय है। और उसके साथ साथ अगर कोई सरकार के खिलाफ बोल दे, अभी आपने कहा कि जिस तरीके से हाईकोर्ट का डिसीजन आया, पटना हाईकोर्ट की आपने बात की, लेकिन ये चीज वेस्ट बंगाल पे किसी रूप में अप्लाई नहीं होती, क्योंकि बंगाल में इतनी किसी की अथॉरिटी नहीं है कि वहां ममता बनर्जी जी को किसी रूप में कोई अपोज कर सके या उनसे डिफर कोई अपनी राय रख सके। वहां लोगों को राय रखने तक की इजाजत नहीं है। तो मैं समझता हूं वहां की बहुत ही दुखद कंडीशन है और इस प्रकार की कंडीशन नहीं होनी चाहिए। बंगाल में अगर लोकतंत्र की बात कर जाए तो लोकतंत्र केवल इतना ही है कि टीएमसी के पक्ष में बोलोगे तो सब लोकतंत्र ठीक है, पुलिस प्रशासन सब लोग, सारा एडमिनिस्ट्रेशन आपके हाथ जोड़ेगा। अगर ममता बनर्जी जी से आपकी एक तरीके से ठीक ठाक बातचीत है तो पूर्ण रूप से सारा राज्य आपकी मर्जी से रहेगा। लेकिन अगर ममता बनर्जी जी के खिलाफ आप वहां रह के बोलेंगे तो वहां कोई लोकतंत्र वगैरह या आपकी राय की कोई जगह नहीं है। एम्प्लॉयमेंट नाम की चीज नहीं है, ना सरकारी क्षेत्र में कोई भर्ती होती है, ना प्राइवेट क्षेत्र में होती है। करप्शन बढ़ा हुआ है। अब बंगाल में बीजेपी प्रवक्ताओं को बता दिया गया है कि अब बंगाल का नाम लीजिए सिर्फ। अब बंगाल में ये हो रहा, बंगाल में ये हो रहा है। एसआईआर में डॉक्टर मलिक तमिलनाडु में 97 लाख वोट डिलीट कर दिया गया। एसआईआर बिहार में 65 लाख के आसपास डिलीट हो गए, आप आराम से जीत गए। तमिलनाडु में यही हाल होने वाला है। अलग अलग वेस्ट बंगाल में एसआईआर हो रहा है, वहीं पर वही संकेत है। उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ जो अखिलेश यादव जी का कह रहा कि पीडीए, यानी आपने पीडीए के वोट डिलीट कर दिए। तो ये एसआईआर करके आप जीतने का एक फॉर्मूला बना रहे हैं, ये आरोप है आप पर डॉक्टर मलिक। बिल्कुल, देखिए जहां तक विषय है, मैंने अपने प्रारंभिक विषय में भी इसको कहा, जो ओपनिंग स्टेटमेंट में भी कह दिया था, जो ये सेल्फ क्रिएटेड मुद्दे हैं, अगर इन पे कांग्रेस पार्टी और विपक्ष चलेगा तो नहीं चल पाएगा। और ये चीज कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और एक तरीके से अखिलेश यादव जी को इसका कहीं ना कहीं हल्का फुल्का आभास हुआ है, इसीलिए उन्होंने ये बयान दिया और ऑर्डर किया अपने लोगों को, समाजवादी पार्टी के सभी सांसद गणों को, विधायक गणों को, राष्ट्रीय और प्रदेश पदाधिकारियों को, जिला पदाधिकारियों को कि भाई वो अपने क्षेत्रों में जाए और वोट भरवाने का काम करें। लेकिन कांग्रेस पार्टी में कोई ऑर्डर भी नहीं दिया गया, कोई कुछ नहीं बोला जा रहा है, केवल इतना ही बोला जा रहा है बस एसआईआर का विरोध करो, वोट चोरी बोलते रहो। और एक पर्टिकुलर स्लोगन है जिससे कि संजय सिंह जी आम आदमी पार्टी के, वो भी और बहुत से लोग हैं, वो कहीं भी बोलना शुरू हो जाते हैं, वोट चोर गद्दी छोड़। एक डायलॉग पकड़ रखा है अपने मनमर्जी से बना करके, और 2-4 और डायलॉग है इसी टाइप के, उसके आधार पे पूरे चुनाव लड़ देते हैं। गजब की बात है। पूरा बिहार का इलेक्शन अगर आप देखेंगे और पहले के इलेक्शंस को कंपेयर करेंगे, किन मुद्दों पे लड़ा जाता है। पहले मैनिफेस्टोज जारी होते थे, इनके मैनिफेस्टोज की बातें करते ही नहीं अपनी रैली में। राहुल गांधी जी को अगर आप देख लिया जाए या किसी भी विपक्ष के नेता को देख लिया जाए, जो मैनिफेस्टोज जारी ये लोग करते हैं उस पर बात नहीं करते हैं, केवल वोट चोर गद्दी छोड़, एसआईआर और उसके साथ साथ ईवीएम, और ईवीएम गड़बड़ हो गई, वोट चोरी हो गई, इसी के आधार पे पूरा 40-45 मिनट का भाषण पूरा उसी में ही समाप्त हो जाता है पक्ष के बड़े बड़े नेताओं का। तो एक बड़ी गजब सी चीज है। इनका विजन क्या है, राज्यों में अगर चुनाव कहीं किसी राज्य में होता है उसमें रोड मैप क्या है, अगर सरकार आएगी तो क्या करेंगे, उस पर कोई चर्चा नहीं है। विकास के मुद्दे पे चर्चा नहीं है, रोजगार पे चर्चा नहीं है, गरीब पीड़ित शोषित वंचित पे चर्चा नहीं है, दलितों के भले पे चर्चा नहीं है, कोई चर्चा ही नहीं है किसी मुद्दे पे। खाली एक ही मुद्दे पे चर्चा है कि भाई एसआईआर हो गया, और एसआईआर क्या है, 18 साल जिसकी उम्र हो गई, जिससे उससे अधिक हो गई, उसकी वोट बर्बाद दी जा रही है, जिसका निधन हो गया उसकी वोट हटा दी जा रही, काट दी जा रही है। और अगर किसी पर्ची वोट कट रही है तो वो दोबारा बनती है। एक सेकंड सर, आपने वेस्ट बंगाल की बात करी सर। ओवरऑल कंपोजिट इंडेक्स वेस्ट बंगाल रैंक्स 13 आउट ऑफ 70 लार्ज स्टेट्स, 13th। इंफ्रास्ट्रक्चर में इट होल्ड्स द 8th पोजीशन,
इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में इट इज रैंक्ड इन द बॉटम 5, स्कोरिंग 30.1. फिस्कल हेल्थ इंडेक्स is categorized as an aspirational state facing persistent challenges in debt sustainability. लेकिन वेस्ट बंगाल का जो नॉमिनल ग्रोथ स्टेट डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, जीडीपी जिस प्रोडक्ट जो है, इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो, गेस बाय हाउ मच, बाय 11.94%, which is fantastic, which is higher than most other states, sir. Number 2, in terms of services, West Bengal is giving great services. Per capita income, it ranks 21st in India. Fiscal deficit is targeted at 3.6%, which is better than the national target of 4.4%. So it is not as if Bengal's position is pretty bad. What Bengal is saying is that हमारा जो GST का जो हिस्सा है वो तो दे दो यार, हालत खराब है सर. Very frankly speaking, just because it is ममता बनर्जी, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप मतलब उनका जो जीएसटी है जो स्टेट का हिस्सा बनता है, वैसे महाराष्ट्र को भी नहीं मिला, बाय द वे, ये भी आपको बता दूं. ऐसा नहीं है कि सिर्फ ममता बनर्जी को नहीं मिला, महाराष्ट्र को भी नहीं मिला. योगी आदित्यनाथ बाय द वे वाज कंप्लेनिंग डे बिफोर यस्टरडे कि हमारा जो जीएसटी का हिस्सा वो तो दे दीजिए. सो मेरा ये कहना है कि देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स एज फार एज महाराष्ट्र इज कंसर्न, बट इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक इंडेक्स, ये डोमेस्टिक इंडेक्स क्या होता है कि इसमें डोमेस्टिक वेल्थ कितनी बड़ी है. सर मुकेश गांधी साहब, सुनने वाली बात है. हाँ जी. डोमेस्टिक वेल्थ कितनी बड़ी है, लोगों की हाउस होल्ड की वेल्थ कितनी बड़ी है. आपको जानकर के ये आश्चर्य होगा कि पश्चिम बंगाल हिंदुस्तान में नंबर 1 है. नंबर 1 है सर, डोमेस्टिक वेल्थ जिनकी बड़ी है, दैट के घर के अंदर जितने डोमेस्टिक वेल्थ माने क्या? डोमेस्टिक वेल्थ मतलब एक एक घर के अंदर कितने पैसे आ रहे हैं, कितने एसेट्स बढ़े हैं एक एक फैमिली को लेकर के. In terms of families, middle class and poor families, domestic wealth is number 1 in West Bengal, sir. So it is not as if they are doing too badly, which is, by the way, the reason why Mamata Banerjee has been winning up till now. अभी तक ममता बनर्जी इसलिए जीत रही हैं. तो बाकी जगह पे ठीक है, इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा बहुत पीछे है, इन टर्म्स ऑफ बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में पीछे है, बाकी जगह पे पीछे है. लेकिन हेल्थ में, हेल्थ केयर मुफ्त में मैक्सिमम इन वेस्ट बंगाल, एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है कहीं ना कहीं, छोटी मोटी नौकरी मिल जाती है वेस्ट बंगाल के अंदर. और उसके अलावा इन टर्म्स ऑफ विमेन सेफ्टी, सर वेस्ट बंगाल इज नंबर 1. मुकेश गांधी वांटेड टू से समथिंग. आप क्या बोल रहे थे मुकेश गांधी साहब? नहीं, मैं तो ये कहना चाहता था ये सारे नेशनल इश्यू तो है इनके बाद. और अभी हमारी महानगर पालिकाओं का जो इलेक्शन आना है, तो राजीव जी, प्रदीप जी, मेरा एक आपको एक सजेशन है कि उनके ऊपर एक डिबेट रखे कि ये अरिथमेटिक है कि केमिस्ट्री है, क्या है, कौन सा इलेक्शन कैसे, क्योंकि इतनी पार्टियां हैं, इतने इलेक्शन पे, इसमें आप 5-6 प्रवक्ताओं को बुलाइए और ये डिबेट हमको करनी चाहिए, क्योंकि महानगर पालिका का इलेक्शन ये टाइम का बहुत जबरदस्त होने वाला है जी. महाराष्ट्र के पक्का करेंगे सर, पक्का ये टाइम में खून की नदियां बहेगी. तो मैं द्विवेदी साहब आप बोलिए, फाइनल वर्ड. सर मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो हमारे, अब चूंकि कलकत्ता में 10,000 रुपए तो बांट नहीं पाएंगे, 15,000 तो बांट नहीं पाएंगे. माननीय मोदी जी, माननीय बीजेपी कार्यकर्ता, उन्होंने अपने प्रवक्ताओं को लगा दिया कि भाई आप डिबेट में जाके बोलिए बंगाल में बड़ा अच्छा बड़ा खराब शासन हो रहा है. दूसरी बात, मैं एसआईआर की बात करूंगा. तब एसआईआर 2003 का लेगी, जो 2003 में जो इनरोल्ड थे उनको लिया जाएगा, तो निश्चित 3 से 4 करोड़ आदमी जो है निश्चित यूपी में कम हो जाएंगे, चाहे बिहार हो चाहे तमिलनाडु हो. अब 22 साल पहले जो आदमी लखनऊ नहीं आया या सीतापुर में नहीं आया या कानपुर में नहीं आया, तो उसका नाम तो उसमें इनरोल होगा नहीं, तो वो चुनाव प्रक्रिया मानिए उससे दूर हो जाएगा. तो ये जो काम किया गया है, इससे 99% वोटरों में इफेक्ट पड़ा है. अगर ये प्रक्रिया ना की जाती तो 3 करोड़ नहीं, हाँ मैं मानता हूँ 15-20 लाख वोटर कम हो सकते, जिनकी डेथ हो गई या जो नहीं है वो कम हो सकते थे. लेकिन इस प्रक्रिया से निश्चित आप मान लीजिए कि 4 करोड़ 3 से 4 करोड़ रुपए 4 करोड़ वोटर यूपी में कम होंगे. तो ये प्रक्रिया बहुत ही गलत एसआईआर की है. इस प्रक्रिया को संभालना चाहिए था, लेकिन केंद्र सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है, ना केंद्र सरकार को इससे मतलब है. आप जहां इनकी सरकार नहीं होती है
वहां वो सरकार बड़ी खराब होती। दिल्ली में देखिए शराब घोटाला, शराब घोटाला, शराब घोटाला चलता रहा। आखिरी में क्या हुआ? शराब घोटाले में कुछ नहीं निकला, ढाके 3 पास। ये महाराष्ट्र में चल रही सरकार उद्धव ठाकरे की, तो रोज हो रहा था साहब। सुशांत सिंह राजपूत आ जाते थे, 3-3 4-4 महीने उनके लिए डिबेट चलती थी। तमाम कोई कोई माइक हटाने की बात करता था, मस्जिदों से कोई कुछ करता था। अब महाराष्ट्र में कुछ अमन चैन है, उत्तर प्रदेश में अमन चैन है, हर जगह जहां इनकी सरकार है वहां अमन चैन। जहां इनकी सरकार नहीं है अमन चैन नहीं है। तो मैं ये कहता हूं, अगर आपको श्री राम जी का, अगर आप अनुयायी अपने को मानते हैं, श्री राम के चरित्र में चलना चाहते हैं, तो श्री राम का तो ये था कि सर्व सर्व सभी लोग हमारे थे, सभी लोग हमारे लिए अच्छे थे। तो भैया ये सब चीजें काम बंद कर दीजिए, और 10,000 करोड़ का जो बजट आपके पास है, जी। जो अकाउंट में आपके पैसा है और जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में पैसा है, उनको महंगाई खत्म करने के लिए और बेरोजगारी दूर करने के लिए प्राइवेट, जो बात आपने प्राइवेट नौकरी मिल जाएगी। प्राइवेट में अगर 40,000 रुपए का वेतन किसी को देना है तो 20,000 वेतन में रखता है वो आदमी, 10,000 वेतन में रखता है, और उसे वहां पे कितना ज्यादा वो होता है, कितना ज्यादा कुछ परेशान किया जाता है, ये शायद अब्दुल मलिक जी को नहीं मालूम और मुकेश गांधी जी को नहीं मालूम है। प्राइवेट मेरे को नौकरी पूरा में मालूम और है दूसरी सर। नौकरी में अंतर है। आप इस तरह आप के एकदम बनाइए हवा में रियल बात करते एस्टेट, हो। आपने रियल एस्टेट बिल्कुल खत्म कर दी। रियल Right, एस्टेट gentlemen, में thank you very 105 much. नौकरियां थी, इंजीनियर थे, सुपरवाइजर थे और तमाम मैन्युफैक्चरर्स थे जो ईंट बनाते थे, गारम, तमाम उनकी जरूरत नहीं है सर अभी। तमाम लोग थे, उनकी आपने पूरी बंद कर दी। सर और वो आपने क्या है, आपने आप क्या बोल रहे हैं जरा सुन लीजिए। एक जमाने में लोग टांगे पे और टमटम पे चला करते थे, आजकल नहीं चलते ना, आजकल गाड़ियां आ गई हैं सर। अब क्या तो करेगा? गाड़ियां को मोदी जी ने थोड़ा दी है सर। सर गाड़ियां आ गई हैं, अब क्या करोगे? तो क्यों गाड़ियां बात मोदी जी ने नहीं दी है सर, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। मोदी मोदी जी थोड़ी ने गाड़ियां देंगे। नहीं दी है ना, आपको खुद को ये कमा गाड़ियां करके दी खानी है पड़ेंगी। पिछली सरकारें जो थी Fine कांग्रेस cars नहीं आ रहे, की, China उन्होंने में गाड़ियां fine दी cars हैं, उन्होंने सर, फैक्ट्रियां चलिए लगाई, सर, नमस्कार। सर ऐसा नहीं उन्होंने होता सर। फैक्ट्रियां लगाई हैं सर, जो पिछली everything- सरकारें थी। everything इन्होंने evolves. ऐसी कौन सी फैक्ट्री लगा दी मुझे बता दीजिए आप, सर एवरीथिंग कौन सी ऐसी इवॉल्व्स। फैक्ट्री लगा दी? सर बहुत हाँ, लंबी लिस्ट है। अमेरिका से दिक्कतें आ रही, सर, बहुत सारी लंबी जगह लिस्ट दिक्कतें है, आ रही। इस द्विवेदी देश जी। को ये दिखाई पड़ रहा है। द्विवेदी जी क्या है कि अगर आपको नहीं दिख रहा तो आप बिल्कुल पृथ्वीराज चौहान साहब की तरह बात कर रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान साहब ने कहा कि आधे घंटे में हमारी इंडियन एयरफोर्स खत्म हो गई। आप भूल गए तो मैं- कि 11 पाकिस्तान के बजाज एयरपोर्ट। जी मुझे बता दिए, नहीं 50 सर, 95 राजीव रुपए जी, से मैं कम आया, समझा लेता हूं जरा। दालों के दाम प्लीज कम सर। हुए, महंगाई खत्म Allow हुई, me. बेरोजगारी खत्म हुई। सर दालों आप के मुझे दाम बता आज दीजिए। कम हुए सर। सर आज चाइना में क्यों डाला था रेट है सर भाई? रुपया आज स्ट्रॉन्गर हुआ, रुपया आज ज्यादा ताकतवर हुआ है। 2 रुपए से गिरा है सर, 89 रुपीज पे आ गया है। इट हैड ऑलमोस्ट गॉन अप टू 89 आया तो 92. आने दीजिए ना। So it had gone up to almost 92. It has now come to 89 rupees, which is fantastic. But by the way, which is not good news. ये भी आपको बता दूं मैं, संजय द्विवेदी जी और डॉक्टर अविरल मलिक, हमारे जितने एक्सपोर्टर दोस्त हैं वो तो चाहते हैं कि यार जल्दी 100 रुपए तक लेके जाओ, हमारा धंधा अच्छी तरह चले। लेट्स बी वेरी क्लियर। और हमें देखिए वो अलग चीज है, और हमें जब तक रशियन ऑयल मिल रहा है कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सर। और अभी तो पुतिन साहब के साथ जो बातचीत हुई है, वी आर गेटिंग रशियन ऑयल, हमने मना नहीं किया है। इन एनी इवेंट, अविरल मलिक साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, ग्रेट Thank you प्लेजर। so much. संजय द्विवेदी जी, थैंक यू द्विवेदी वेरी जी। मच, ऑलवेज अ प्लेजर लिसनिंग टू यू सर, मजा आता है आपको बहुत सुन के। द्विवेदी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, नमस्कार। हर हर महादेव। हर 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 महादेव, महादेव, वंदे जय श्री राम। मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे जय मातरम। हिंद। जय। Jay, thank you. Well, that's just about it as far as tonight's show is concerned, and lots and lots of lovely economic indices all over the place, and the new what cricket team has been announced for T20. Shubman Gill has been dropped, and finally Agarkar and Gambhir admit that they made a mistake with regard to Shubman Gill. Very frankly speaking, they not only made a mistake, they may have actually put that boy at risk because he had not completely recovered. He had not recovered physically and they still put him in the T20. Rightfully speaking, they shouldn't have done that. ठीक है, साउथ अफ्रीका से हम लोग जीत गए, ओडीआई भी जीत गए और T20 भी जीत गए, लेकिन टेस्ट टीम का क्या होगा? मैं तो ये जानना चाहता हूँ, मोहम्मद सिराज बाहर, मोहम्मद शामी बाहर, उमरान मलिक बाहर, सारे जितने बच्चे हैं, आविश खान बाहर, ये क्या हो रहा है? सरफराज बाहर। सर मैं आपसे सरफराज, बाय द वे, एमएस धोनी पुट हिज फुट डाउन। एमएस धोनी ने बोला कि चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलेगा ही, एंड दैट्स व्हाट हैज हैपेंड।
which is fantastic. लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ सर, people may be justified later on in pointing out कि आप सारे मुसलमानों को बाहर निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग? After all, the only people who are being dropped are all Muslims. Mohammad Shami Bahar, Mohammad Siraj Bahar, Umran Malik not even being considered, Sarfraz Khan, he may have leaked some information with regard to what is happening inside in Australia with regard to the coach's directions. तो उसके बाद आपने उसको बैन ही कर दिया. खलील अहमद बाहर, आवेश खान बाहर, मतलब क्या हो रहा है ये? This is not India. This is not the India that we know of. No wonder Saurav Ganguly is freaking out. He says कि अगर मोहम्मद शामी को टेस्ट मैच में नहीं लिया तो मैं दिखाता हूँ वेस्ट बंगाल एसोसिएशन क्या करेगी, मैं दिखा दूंगा आपको. And I think that's a great Strong statement. strong statement, and I think he'll do it also. After all, अगर आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया टूर के पहले when Saurav Ganguly was a captain, ये कहा जा रहा था कि अनिल कुंबले को आप नहीं लेंगे, and he put his foot down. He said, I will not go without Kumble. Thank you. और MS Dhoni with regard to Virat Kohli had failed in one game and they wanted to drop him. He said, मैं भी resign कर देता हूँ, किसी और को रख लो. Now these are the kind of captains that you need. You don't need captains who are there like say Shubman Gill or Surya Kumar Yadav who just say yes to whatever Gautam Gambhir says, who are scared of him. Which is the reason why he doesn't want Rohit Sharma or Virat Kohli to return. विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसा कोई शख्स है वो कौन सुनेगा गौतम गंभीर की? अबे तू बैठ आराम से, तू है क्या? सीधी सादी बात है. मतलब तूने जितने मैचेस खेले हैं उतने मैचेस तो हम लोगों ने जीते हैं. सो ऑल आई एम सेइंग इज द बीसीसीआई हैज टू वेक अप बिकॉज द प्रॉब्लम्स आर बीइंग पेपर्ड ओवर राइट नाउ. हिंदुस्तानी क्रिकेट की टीम में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो समस्याएं हैं, अगर आप समझते हैं कि साउथ अफ्रीका को 3-1 हरा के या ओडीआई में वनडे इंटरनेशनल में हरा के सब कुछ सॉल्व हो गया, नहीं हुआ है. जस्ट बी वेरी क्लियर. यू हैव टू फेस ऑल दैट. एनीवे, दैट्स ऑल that I wanted to get off my chest, and that's it. That's all we've got for you in tonight's show. और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज करें. When you click the icon subscribe, you subscribe to the fastest growing channel of the nation, Nation Now. नेशन नाउ. प्रदीप जी और मेरी तरफ से, पूरी नेशन नाउ की टीम की तरफ से आप सब लोगों को नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. Vande Mataram. भारत माता की जय. जय जय हिंद.